Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great. और आज की इस डिस्कशन के अंदर we are going to cover MTP के scenarios up to November 2022. So नवंबर 2024 से लेकर अप टू नवंबर 2022 तक जितने भी केस सिनेरियोस इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं इन दी एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 को मैंने अभी टेकअप नहीं किया है। इसका रीजन ये है, हर एक एमटीपी के अंदर अगर आप केस सिनेरियो देखते हो ना तो 3 केस सिनेरियो आपको दिखाई देते हैं इन दी न्यू सिलेबस की जो एमटीपी आ रही है, और ओल्ड सिलेबस की एमटीपी के अंदर 2 केस सिनेरियो होते हैं। तो नंबर ऑफ केस सिनेरियोस ज्यादा हो रहे थे, इस वजह से मैंने सिर्फ एमटीपी सीरीज 1 को अभी रिकॉर्ड किया है। मेरी पूरी कोशिश है कि एमटीपी सीरीज 2 को भी मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि अगर वो डिस्कशन आपकी रिकॉर्ड हो जाती है ना, इसके बाद चैनल के ऊपर जितना भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल अभी तक इशू हुआ है जो रेलिवेंट है केस सिनेरियो का, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं भी प्रोवाइड करा पाती हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, सो आपको अपने एंड पे कोशिश करनी चाहिए एमटीपी सीरीज 2 के केस सिनेरियो को कवर करने की, क्योंकि कुछ केस सिनेरियो ऑलरेडी रिपीट होंगे, उसके अंदर एक आधा ही रिपीट होगा, क्योंकि मेरी डिस्कशन में सिर्फ नवंबर 2024 का जो एमटीपी सीरीज 2 की डिस्कशन है उसमें 2 केस स्टडी जो रिपीट हुई है जो इंस्टीट्यूट की ऐप से है, उसके अलावा कोई रेपिटेशन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिली। सो आपको अपने एंड पे कोशिश करनी चाहिए टू कवर दोज केस सिनेरियोज एज वेल। मैंने इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज को टेकअप नहीं किया क्योंकि वो बहुत सिंपल है, और इंस्टीट्यूट जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछ रहा है बेटा वो केस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सो केस सिनेरियो को समझना हमारा मेन फोकस है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एमटीपी सीरीज 2 के केस सिनेरियो की वीडियो आएगी, जो कोशिश है अगर नहीं आ पाती है आप अपने एंड पे उसको कवर करते हो तो 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट जितना भी केस सिनेरियो अभी तक इशू किया है वो हम टेकअप कर चुके हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद this discussion. We are starting with November 2024 MTP Series 2. Series 1 के क्वेश्चन इस वजह से टेकअप नहीं कर रही क्योंकि Series 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, मतलब कंप्लीट डिस्कशन अवेलेबल है, तो केस सिनेरियो आप वहां से कवर कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन नहीं कवर करने हैं। और मैं इंडिविजुअल एमसीक्यूज भी कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि एमटीपी के इंडिविजुअल एमसीक्यूज बहुत सिंपल है, और आपके एग्जाम के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केस सिनेरियो की फॉर्म में पूछे जाते हैं और वहीं पे आप अटकते हो। सो मेन पर्पस इन केस सिनेरियो की वीडियोस को प्रोवाइड कराने की ये है कि 30 मार्क्स आपके पक्के हो जाए, क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट केस सिनेरियो जहां पे भी अवेलेबल है वो कवर हो चुके हैं, सिर्फ एमटीपी के ही केस सिनेरियो पेंडिंग है। सो इसको भी मैं यहाँ पे टेकअप कर रही हूँ। ठीक है, हर एक एमटीपी के अंदर आपको 3 केस सिनेरियो देखने को मिलते हैं, और ये जो नवंबर 2024 का सीरीज नंबर 2 की डिस्कशन है ना, इसके अंदर भी 3 केस सिनेरियो है, लेकिन ये जो पहला केस सिनेरियो है ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये कहाँ पे कवर हो चुका है मैम? मैंने मई 2024 में एक वीडियो डाली है, इनफैक्ट 2 वीडियो डाली थी, जो ऐप के ऊपर पोर्टल मतलब जो इंस्टीट्यूट का ऐप है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस अवेलेबल है, और इनफैक्ट इसकी कंपाइलेशन भी टेलीग्राम के ऊपर शेयर की हुई है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो वहां पे अगर आप केस स्टडी नंबर 3 जाके देखोगे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है आपको उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सो वहां पे अगर आप केस स्टडी नंबर 3 को देखोगे तो ये केस सिनेरियो बिल्कुल सेम है, रेप्लिका है, सिर्फ इन्होंने फिगर चेंज करी हुई और कुछ नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट एमसीक्यू भी आपके सेम ही है। इसके अलावा जो केस सिनेरियो नंबर 2 है वो उसी कंपाइलेशन में केस स्टडी नंबर 15 है जिसको हमने कवर किया है, ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपके एमसीक्यू भी सेम है, तो इसको भी मैं यहाँ पे टेकअप नहीं कर रही हूँ। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम केस सिनेरियो नंबर 3। ऑल्दो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने इसको भी कहीं ना कहीं कवर कराया, बट मुझे याद नहीं है, सो इस वजह से मैं इसको टेकअप कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा केस स्टडी है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगी, मैं केस स्टडी को पढ़ चुकी हूँ, तो मैं कहानी की फॉर्म में सारी बात आपको बता दूंगी, आपको कहानी को सुनना है। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि मैं इन क्लासेस को देखूं, एज आई टोल्ड यू, आप क्या कर सकते हो, आप रात में जब सोने के लिए लेट रहे हो ना, तो आपने एक केस स्टडी लगा ली और उसको सुन लिया। ठीक है, अगर आप सुन के भी जा रहे हो और एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर केस स्टडी आ जाती है तो आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है मैसेज एम एन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इन्होंने अभी अभी नई सीए फर्म को शुरू किया है। इनके पास पहली असाइनमेंट आती है, और वो असाइनमेंट क्या है? मैसेज डीएम क्रैकर लिमिटेड इनको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रही है। क्योंकि ये इनकी पहली ऑडिट थी तो फर्म के पार्टनर बिल्कुल भी कुछ भी डिले नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने फटाफट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है जो इनको फॉलो करना चाहिए था, इन्होंने अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ना इन्होंने प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करी, ना इन्होंने कोई और काम को फॉलो किया, इन्होंने फटाफट क्या किया, इस गिवन एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया।
ऑडिट वर्क इन्होंने करना शुरू कर दिया फ्रॉम 25 मई 2023 को। ओके, कौन से फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो? 31 मार्च 2023 की। जब ये ऑडिट को परफॉर्म कर रहे थे, इनके सामने दो इशू आए। सबसे पहला इशू क्या था? कंपनी का ऑडिटर ना आपकी कंपनी की मैनेजमेंट से फाइनेंशियल्स मांग रहा है पिछले साल के, है ना। और इसके साथ साथ क्योंकि इन्होंने इस साल की ऑडिट को करना शुरू किया 25 मई 2023 को, हाँ 25 मई 2023 को, तो वो कहता है कि 31 मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल्स तो ठीक है, लेकिन मुझे उन सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल चाहिए जो 25 मई 2023 तक हुई है। कंपनी की मैनेजमेंट उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराना चाह रही। कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि ये उसके स्कोप में नहीं आता है। सो बेटा ऐसा नहीं है। एज पर एसए नंबर 510 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपने ओपनिंग बैलेंसेस के रिलेशन में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए अगर वो पिछले साल के फाइनेंशियल्स मांग रहा है तो उसको प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। इसके साथ साथ अभी सब्सिक्वेंट इवेंट जो हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारे के सारे इवेंट्स को देखने की। ठीक है, सो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल मांग रहे हैं अप टू 25 मई, तो वो बिल्कुल सही है, ये उसके स्कोप में आता है। ओके, दूसरा इशू क्या है? कंपनी की जब ऑडिट चल रही थी, कंपनी के ऑडिटर को पता नहीं लगा, उसको सस्पिशन अराइज हो रही है कि कंपनी का जो सीनियर अकाउंटेंट है ना वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है और फ्रॉड का अमाउंट है 115 लाख का। लेकिन जब ऑडिटर ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो उसको पता लगा फ्रॉड कुछ नहीं है। ये जो आपका अकाउंटेंट है इसकी नॉलेज ही अच्छी नहीं है, इसने कुछ तो ग्रोस मिस्टेक करी है, डेबिट क्रेडिट की एंट्री इसने गलत डाली है जिसका अमाउंट है 17 लाख का। और जो रिमेनिंग अमाउंट है ना 115 लाख में से 17 लाख का तो डेबिट क्रेडिट में कुछ मिस्टेक है, इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके रिलेशन में भी मैनेजमेंट ने प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर दिए, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एंड अब ऑडिटर कन्विंस्ड है कि नहीं कोई फ्रॉड हुआ नहीं, कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी प्रेजेंट नहीं है। तो इस मैटर को ऑडिटर किसको रिपोर्ट कर रहा है? कौन सा मैटर रिपोर्ट कर रहा है बेटा? फ्रॉड का मैटर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो ये बता रहा है कि आपकी कंपनी का जो अकाउंटेंट है आप इसको रिप्लेस करो, इसकी जो नॉलेज है वो अच्छी नहीं है, इसकी जो अकाउंटिंग स्किल है वो अच्छी नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन वो किसको दे रहा है? कंपनी का डायरेक्टर को वो दे रहा है, डायरेक्टर फाइनेंस को वो दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट क्या है कि क्या है कि आपकी कंपनी के जो अभी तक टैक्स ऑडिटर थे लास्ट ईयर तक वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आपकी कंपनी उनके एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड नहीं है। सो इस वजह से कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही कंपनी अपना टैक्स ऑडिटर भी अपॉइंट करना चाहती है। लेकिन मिस्टर श्याम जो इस सीए फर्म का एक पार्टनर है उसको लगता है कि अगर हमने इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट किया तो हम गिल्टी हो जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, ऐसा उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब वो क्या करता है इस इशू के ऊपर वो कंसल्टेशन लेने के लिए मिस्टर घनश्याम जो अनदर पार्टनर है उसको वो कांटेक्ट करता है। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर हम इस गिवन सिनेरियो के ऊपर वापस आएंगे। ठीक है, एक आपका मैसेज हायर प्राइवेट लिमिटेड है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इन्होंने मिस्टर श्याम को कांटेक्ट किया और ये एजेंसी मिस्टर श्याम को बताती है कि देखो एक बहुत ही बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी, ठीक है, और वहां पे वैकेंसी अवेलेबल है और मैसेज हायर प्राइवेट लिमिटेड एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बेसिकली ये जॉब वगैरह प्रोवाइड कराती है। मिस्टर श्याम ने इस ऑफर को एनालाइज किया और अपनी सीए फर्म से रिजाइन कर दिया और जाके इस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि इस एजेंसी के थ्रू इसको जॉब मिली है तो इस मिस्टर कौन है ये मिस्टर श्याम ने एक इनवॉइस रेज किया है टू दी इन द नेम ऑफ मैसेज हायर प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली पैसा पे कर रहा है इसको और उसका अमाउंट क्या है 0.2% ऑफ दी सीटीसी ऑफर। तो जो पैसा उसको मिल रहा है, जो रेम्यूनरेशन उसको मिल रही है, जो सर्विस से पैसा उसको मिल रहा है उसको शेयर कर रहा है ये किसी और के साथ, जो अलाउड नहीं है, ये गिल्टी होएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। ठीक है, सो मिस्टर श्याम ने अग्री पे अच्छा कंपनी ने डेफिनेटली इसके नाम पे इनवॉइस रेज किया है, मतलब एजेंसी ने इसके नाम पे इनवॉइस रेज किया, मैंने पहले उल्टा बोला था। अब क्या है, अब मिस्टर श्याम ने इस पैसे को पे करने के लिए अग्री कर दिया, लेकिन उसके फ्रेंड को ऐसा लगता है, हाउएवर उसका फ्रेंड मैनेजर है और उसको फुल डिस्काउंट मिला इनवॉइस के ऊपर, वो छोड़ो। लेकिन अब इशू यहाँ पे क्या है, क्या ये गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? डेफिनेटली गिल्टी होगा। शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ये होगा क्लोज नंबर 1 के अंदर गिल्टी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्विस के अंदर है और अपने जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है उसको वो शेयर कर रहा है। ठीक है, तो यस ये गिल्टी होगा। अब क्योंकि सीए फर्म से ये बाहर निकल गया तो इसका दूसरा पार्टनर था मिस्टर घनश्याम, वो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आया और उसने आईसीआई को कंप्लेंट कर दी है कि ये तो गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। बात तो सही है, ठीक है। अभी मैंने बताया कहाँ पे गिल्टी होगा। जैसे ही
ये पता लगा मिस्टर घनश्याम के बारे में कि भाई उसने तो कंप्लेंट फाइल करी, मिस्टर श्याम को जैसे ये पता लगा तो उसने भी सोचा अब मैं रिवेंज लूंगा और उसने भी आईसीआई को कंप्लेंट कर दिया मिस्टर घनश्याम के अगेंस्ट। और रीजन क्या है, उसने बताया कि मिस्टर घनश्याम तो एज अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी काम कर रहा है फॉर ऑब्टेनिंग द डिजिटल सिग्नेचर फॉर इट्स क्लाइंट। उसके क्लाइंट को डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, सो ही इज एंगेज्ड एज अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है, और यही सारी बातों को मेंशन करते हुए उसने आईसीआई को कंप्लेंट कर दी कि वो भी गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। वो गिल्टी नहीं है, अपने क्लाइंट के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लेकिन मिस्टर श्याम डेफिनेटली गिल्टी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द अबव सिचुएशन गिवन इन पॉइंट नंबर 1। तो मैंने आपको बताया जो ऑडिटर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसको दोनों इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या मैनेजमेंट सही है, आंसर इज रॉन्ग, मैनेजमेंट सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑडिटर ठीक है वो प्रीसीडिंग ईयर के फाइनेंशियल मांग सकता है, लेकिन इस साल 15 मई तक जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी डिटेल नहीं मांग सकता, ये गलत है, वो दोनों डिटेल को मांग सकता है बेटा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही ठीक है, ऑडिटर और मैनेजमेंट जो दोनों कह रही है वो ठीक है, नहीं सिर्फ ऑडिटर ठीक है, ऑडिटर हैव द राइट टू आस्क बोथ द डिटेल्स। मैनेजमेंट की कंटेंशन गलत है जो ये कह रही है कि ऑडिटर के स्कोप के बाहर की यही बातें, ऐसा नहीं है, वो दोनों डिटेल मांग सकता है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, 13 क्वेश्चन, इज मेसर्स एम एंड कंपनी गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? यस, वो गिल्टी है डेफिनेटली। उनको प्रेडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए था, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, तो यस वो शेड्यूल नंबर 1 पार्ट नंबर 1 क्लोज नंबर 8 में गिल्टी है। तो 13th का आंसर बनेगा बी। 14th क्वेश्चन, क्या मिस्टर श्याम गिल्टी है? यस, ये भी मैंने आपको बताया, वो सर्विस के अंदर है, अपनी रेम्यूनरेशन को वो शेयर कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, डेफिनेटली वो गिल्टी है। शेड्यूल नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के क्लोज नंबर 1 के अंदर वो गिल्टी है। अब ये कहां पे लिखा हुआ है? यस, एज पर क्लोज नंबर 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो वो 14th का आंसर बनेगा बेटा, वो डी में गिल्टी है यहाँ पे। ठीक है, 15th, क्या घनश्याम गिल्टी है? नहीं, घनश्याम इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो गिल्टी नहीं है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। वी आर स्टार्टिंग विद मई 2024 सीरीज 1 केस सिनेरियो। और सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, एंड इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की टर्नओवर है 5000 करोड़ रुपए की, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 805 करोड़ रुपए का, एंड कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी लिया हुआ है ऑफ एन अमाउंट, जिसका अमाउंट है बेटा 1000 करोड़ रुपीज का। कंपनी ज्वाइंट ऑडिट करा रही है और इसी पर्पस के लिए इन्होंने 3 ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है, जिसका नाम है PQRN कंपनी, PKN कंपनी, XYZN कंपनी एज देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो इंगेजमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है और ज्वाइंट ऑडिटर्स ने इंगेजमेंट लेटर को इशू कर दिया है और उस इंगेजमेंट लेटर के अंदर टर्म्स को भी डिफाइन कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंगेजमेंट टीम ने अपनी मटेरियलिटी को सेट किया है एट एन अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 1% ऑफ टर्नओवर को। सो टर्नओवर आपका बेंचमार्क है, उसके ऊपर आपने परसेंटेज अप्लाई करी और 50 करोड़ रुपए की मटेरियलिटी को सेट किया। ओके, जब ऑडिट चल रही थी सो आपके एक ऑडिटर को जिसका नाम है पीकेएन कंपनी, उसको पता लगता है कि कंपनी का एक एम्प्लॉय फ्रॉड में इन्वॉल्व है जिसका अमाउंट है 201 लाख रुपए का। बेसिकली एक फ्रॉड है 1 करोड़ या उससे ऊपर का। इसके साथ साथ एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर क्या भी कर रहे हैं, जो कंपनी के सप्लायर है, मतलब जहां से आप सामान खरीदते हो, क्रेडिटर्स है, उनको कंफर्मेशन भेजी जा रही है उनके ईयर एंड बैलेंस को कंफर्म करने के लिए। 100 क्रेडिटर्स को आप कंफर्मेशन भेज रहे हो और कंफर्मेशन का नेचर क्या है? कंफर्मेशन का नेचर है पॉजिटिव कंफर्मेशन। आपने 100 को कंफर्मेशन भेजी, क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ 37 सप्लायर से ही रिस्पॉन्स आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के ऑडिटर ये भी सोच रहे हैं कि जो 37 डेटर्स हैं उनको भी कंफर्मेशन भेजिए डेटर्स का ईयर एंड बैलेंस कंफर्म करने के लिए। और जब वो कंपनी की मैनेजमेंट से एड्रेस मांगते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट उनको मना कर देती है, कहती है कि डेटर्स को कंफर्मेशन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ऑडिटर एज पर एस नंबर 505 उनसे रीजन पूछता है और मैनेजमेंट की जो जस्टिफिकेशन ऑडिटर को दिखाई देती है, मिलती है, ऑडिटर को लगता है कि वो रीजनेबल नहीं है एंड ऑडिटर कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके भी एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब एज पर एस नंबर 505 उसको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा या तो वो डिस्क्लेमर इशू करेगा, क्योंकि अब उसके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी है, उसको एविडेंसेस मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है
इसके साथ साथ ऑडिटर जब अपने ओपिनियन फॉर्म कर रहे थे ना, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है किसी एस्पेक्ट को लेकर। पीक्यूआर एंड कंपनी का एक डिफरेंट ओपिनियन है, और जो इनके दो बाकी के ऑडिटर है दैट इज पीके एंड कंपनी एंड XYZ एंड कंपनी, इनका डिफरेंट ओपिनियन है। मतलब मेजोरिटी कुछ और कह रही है एंड पीक्यूआर एंड कंपनी कुछ और कह रही है। अब ये मेजोरिटी जो आपकी है ना, ठीक है, क्योंकि 3 ऑडिटर है, उसमें से 2 ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो प्रेशर डाल रहे हैं पीक्यूआर एंड कंपनी के ऊपर कि आपको भी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही अलाइन होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नंबर 299 के अंदर हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑडिटर का, वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स का कोई डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो एक दूसरी रिपोर्ट इशू कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, प्रोवाइडेड दैट जो आप सेपरेट रिपोर्ट इशू करोगे उसके अंदर भी आप ओएम पैराग्राफ डाल दो, और कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आप ओएम पैराग्राफ डाल दो, और दोनों में आप रेफरेंस प्रोवाइड कर दो कि इस रिपोर्ट के अलावा भी, मतलब सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी आप यही पैराग्राफ डालोगे जहां पे आप बताओगे कि कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके साथ कहता है, इसके अलावा कहता है कि कंपनी की ना एक एसोसिएट कंपनी भी है जिसका नाम है XY प्राइवेट लिमिटेड, और XY प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली कंपोनेंट है, और इन्होंने किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया है अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसका नाम है ZMRN कंपनी। और ये जो कंपोनेंट का ऑडिटर है ना, ये पहली बार ऑडिट कर रहा है। मतलब ये कि एसोसिएट कंपनी की ऑडिट पिछले साल किसी और ऑडिटर ने करी थी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी थी, और ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ ऑडिट और ZMRN कंपनी इस साल की जो ऑडिट करे उनके सामने एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट उनके सामने आती है ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ठीक है, जिससे करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है। इन दिस रिगार्ड ऑडिटर इस मैटर को डिस्कस करता है मैनेजमेंट के साथ और उसको बोलेगा कि आप इसको ठीक कर दो, बट मैनेजमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, ना कोई डिस्क्लोजर दे रही, ना उसको ठीक कर रही। इसका मतलब करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, तो इसको अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है XY प्राइवेट लिमिटेड को देकर, देखते हैं इसकी क्वेश्चन में रेलिवेंस क्या है, फिर हम देखेंगे। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी ऊपर देखी उसके बेसिस पे एमसीक्यू के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि ऊपर गिवन सिनेरियो में मैनेजमेंट आपको मना कर रही है डेटर को कंफर्मेशन मत भेजो, और मैनेजमेंट का जो रीजन है वो जस्टिफिकेशन रिलायबल नहीं है, मतलब जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं है, एंड ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। इन दैट सिचुएशन ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा बेटा, एज पर एसए नंबर 705। आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी ऑप्शन को, आंसर इसका सी बनेगा। ठीक है, मैंने आपको रीजन के साथ बताया 505 का डायरेक्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है PQRN कंपनी जिसका एक डिफरेंट ओपिनियन है, क्या उसको जॉइंट ऑडिट का केस है मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा? नहीं, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, आप पढ़ लो। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि आपको मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है PQRN कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो एक डिस्टिंक्ट ऑडिट ओपिनियन पैराग्राफ डाल सकती है, लेकिन कॉमन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर नहीं, उसको अलग से रिपोर्ट इशू करने का ऑप्शन है बेटा। सी कह रहा है कि उसको अलाइन करना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ, नहीं, उसको मेजोरिटी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी ना ऊपर, वो यहाँ पे डी के अंदर लिखी हुई है कि PQRN कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकती है। उस सिनेरियो के अंदर वो रेफरेंस प्रोवाइड करेगी कि इस रिपोर्ट के अलावा भी एक रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, और ये रेफरेंस अपने OM पैराग्राफ में वो प्रोवाइड करेगी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस गिवन सिनेरियो के अंदर आप ये बताओ ZMRN कंपनी को ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट मिली जिनका अफेक्ट करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ रहा है, और मैनेजमेंट ने उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, कोई प्रेजेंटेशन नहीं करी, मतलब करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो आप अपनी करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वहां पे भी एक मॉडिफाई रिपोर्ट को इशू करोगे। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो कहां पे लिखा हुआ है। सो अच्छा, सबसे पहले कह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर कोई उसको टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। बी है ZMRN कंपनी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उनको क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन इशू करना पड़ेगा एज द केस में भी एज पर एसए नंबर 705। तो मतलब उनको अपनी करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस वुड बी योर आंसर। अगला केस सिनेरियो क्या है, बहुत ही सिंपल केस सिनेरियो है। एक सीए फर्म है जिसका नाम है MN एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अंदर 2 है पार्टनर, CAM एंड CAN। मुंबई में ये फर्म बेस्ड है, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जा रहा है टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है जिंक लिमिटेड। जिंक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर ना एज पर सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
अपॉइंटमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है कि इंटरनल ऑडिटर को। सो इनके पास इंटरनल ऑडिटर भी है। एंड एमएन एंड एसोसिएट जो कि इस कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर को पूछ रहे हैं कि आप ना मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो दो इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले इन इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने लिए हैं एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। He also seeks his direct assistance in assembling the information necessary to resolve exception in confirmation responses with respect to external confirmation request and evaluation of the result of external confirmation procedure. So basically ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर एसए नंबर 540। ठीक है, सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की इवेल्युएशन करने में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट करने के लिए ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं इंटरनल ऑडिटर की। ये अलाउड नहीं है। जब हम एसए नंबर 610 पढ़ते हैं वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जिन भी एरिया में ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट ज्यादा एक्सरसाइज होगी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। सो अकाउंटिंग एस्टिमेशन की इवेल्युएशन करते वक्त आपको ज्यादा जजमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप असेसमेंट, वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। दूसरा, जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे आप असिस्टेंस नहीं ले सकते। 610 में हमने इसको पढ़ा था, तो इस एरिया में भी आप असेसमेंट नहीं ले सकते। दूसरा एरिया असिस्टेंस नहीं ले सकते। दूसरा एरिया क्या था कि आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आ रहा है, वहां पे कुछ एक्सेप्शन आपको मिल रही है, उस एक्सेप्शन की आप ना असेंबली करवा रहे हो। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अच्छा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मतलब क्या, एक्सेप्शन मिल रही है तो फिर ऑडिटर फर्दर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू रिजोल्व दैट एक्सेप्शन, मैनेजमेंट से वो इंक्वायरी करेगा। सो वो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसकी असेंबली करवाने के लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हो इंटरनल ऑडिटर की, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट लेना नहीं पड़ रहा है ऑडिटर को, कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट नहीं लेना पड़ रही, इज द राइट वर्ड। सो इस एरिया में आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पहला जो एस्पेक्ट है डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। दूसरे एस्पेक्ट के लिए यू कैन टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, आगे कहता है सीएएम ने ना इस कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के साथ साथ, सीएएम जो आपका पार्टनर है, ठीक है, दे हैव आल्सो अग्रीड टू डू दी टैक्स ऑडिट। और जैसे ही इसको टैक्स ऑडिट ऑफर हुई उसने विद इन 2 days ऑफ द अपॉइंटमेंट काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका ये जो क्लाइंट था वो बहुत जल्दी में था रिटर्न फाइल करने के लिए। मतलब उसने प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं किया और उसने सीधा काम करना शुरू कर दिया। उसको अपनी गलती रियलाइज हुई कि यार मुझे तो पिछले टैक्स ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए था। एक्सेप्टेंस देने के बाद वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, गिल्टी हो चुका है एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8। ठीक है, सीएएन जो दूसरा पार्टनर है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। सीएएन को बेस्ट स्पीकर अवार्ड दिया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से और बहुत ही खुश था सीएएन, और इसी खुशी में उसने ना अपनी फोटोग्राफ को फ्रेम कराकर वेबसाइट के ऊपर चिपका लिया है, वेयर इन ही वॉज रिसीविंग द सेड अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। चलो, upon hearing about the efficient services provided by this CA firm, they were also approached by a cooperative society, और कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कराना चाह रही है, और जो फी स्ट्रक्चर इन्हें ऑफर किया जा रहा है वो है अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर फी ऑफ ₹501, कोई भी ये चूज कर सकते हैं। बेसिकली ये गिल्टी नहीं होंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड होते हैं रेगुलेशन में। ठीक है, वैसे ही गिल्टी होते अगर ये एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 10 एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी होगा अगर वो परसेंटेज बेसिस पे फी को एक्सेप्ट करता है, बट इसके एक्सेप्शन है रेगुलेशन नंबर 192। सो ये वहां पे कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आप ये बताओ, जो न्यू असाइनमेंट आ रही है टू एक्ट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एमएन एंड एसोसिएट के पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है कि वो फी एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट बीइंग गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? मैंने आपको बताया वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो राइट आंसर वुड बी 7 का सी। 8th क्वेश्चन, ये जो सीए फर्म है ये डायरेक्ट असिस्टेंस किन एरिया को लेकर ले सकती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एज पर एसए नंबर 610। एमएन एंड एसोसिएट, ये जो आपका फर्स्ट एरिया है उसको लेकर डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकती, सेकंड एरिया को लेकर डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकती है। तो लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है। सबसे पहले, इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट असिस्ट सीए फर्म इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजोल्व एक्सेप्शन, ये गलत है क्योंकि इसमें आप इनकी हेल्प ले सकते हो। सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी राइट। दूसरा, सीए
मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट आस्क सीए इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस रिगार्डिंग इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि वहां पे आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी, एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे भी आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी। हाउएवर इंटरनल ऑडिटर सीए की हेल्प कर सकते हैं इन असेंबलिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजॉल्व एक्सेप्शन कंफर्मेशन exceptions in the confirmation as per essay number 610. So right answer would be B. ये डिस्कस हो चुका है, सी और डी में कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट किस क्लोज में CAN गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, CAN है कौन बेटा, पहले देखना पड़ेगा। CAN ने अपनी फोटोग्राफ पोस्ट करी है सो ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है, सो ये गिल्टी होगा शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 6 के अंदर, तो वो गिल्टी होगा शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 6 के अंदर। आप ऐसे पूरा फ्रेम करा के अपनी वेबसाइट नहीं लगा सकते हो ना, वेबसाइट के ऊपर अपनी फोटोग्राफ नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा CAM को भेजना चाहिए था, कम्युनिकेशन करना चाहिए था प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ टैक्स ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, लेकिन ये एक्सेप्टेंस देने के बाद कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये गिल्टी कहाँ होगा, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 8 के अंदर। सो ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर Schedule 1 Part 1 Clause 8. As per Clause 8 Part 1 First Schedule, CAM note नहीं, CAM will be guilty of professional misconduct since he has accepted the tax audit without first communicating with the previous auditor in writing. So right answer would be B. ये आपका दूसरा केस सिनेरियो था। तीसरा केस सिनेरियो बहुत सिंपल है, मैं इसको पढ़ नहीं रही, ये जो भी कहानी लिखी हुई, इस कहानी का क्रक्स क्या है, एक लिस्टेड कंपनी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, ये लिस्टेड कंपनी डील करती है केमिकल्स के अंदर, ठीक है। इन्होंने अपॉइंट किया है RKM कंपनी को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 स्टैच्यूटरी ऑडिट करने के लिए। मिस्टर राहुल दुबे इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के एंगेजमेंट पार्टनर है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे ना TCWG ही मैनेजमेंट है, मतलब TCWG ही मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। जब ये एंगेजमेंट चल रही थी, एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, ड्यूरिंग विच टेन्योर ऑलरेडी 2 LR मतलब लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, LR reports were issued by this CA firm. Management of the company imposed a limitation on the scope of the audit and Mr. राहुल को लगता है कि अब उनको क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर इशू करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली ही रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू रिमूव सच अ लिमिटेशन, बट मैनेजमेंट ने लिमिटेशन रिमूव करने से मना कर दिया। तो 2 क्वार्टर का LRE कर चुके हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ने इनके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया है। बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से ये अब आगे काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऑडिटर को लगता है या तो मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा या तो मैं डिस्क्लेमर इशू करूंगा। ये मैनेजमेंट को बोल रहा है आप मेरे स्कोप से लिमिटेशन हटा दो, बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो, लेकिन मैनेजमेंट मान नहीं रही है। आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, जो भी इस गिवन सिनेरियो में एप्लीकेबल होते थे, फाइनली मिस्टर राहुल अपने एंगेजमेंट टीम के साथ विद हिज एंगेजमेंट टीम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है, एंड वो कंक्लूजन क्या है कि पॉसिबल अफेक्ट, क्योंकि पॉसिबल अफेक्ट ही होगा बेटा, क्योंकि काम आप नहीं कर पा रहे हो, गलती आपको नहीं मिल रही है, सो आप इफेक्ट वर्ड यूज नहीं करते, आप कहते हो पॉसिबल अफेक्ट, उन गलतियों का इफेक्ट जिनको मैं ढूंढ नहीं पाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटीरियल एंड परवेसिव दोनों है, so that qualification of the opinion would be inadequate to communicate the gravity of the situation, और उसको लगता है कि डिस्क्लेमर देने से भी मेरा काम नहीं चलेगा। अकॉर्डिंगली वो सोच रहा है कि मैं विदड्रॉ कर जाता हूं इस एंगेजमेंट से पहले। डेफिनेटली विदड्रॉ करने से पहले आप TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो वो सीनियर पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है एज ऑन 15 नवंबर 2023। अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर फर्म ने मेंशन किया है प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज द रीजन, जो गलत है। जिन रीजन की वजह से आप जा रहे हो वही रीजन आप बता के जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर राहुल व्हेन द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द सेड लिमिटेशन। मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रही है जिसकी वजह से आप एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले मिस्टर राहुल को यह सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हो तो आपको वैसे काम करना चाहिए। तो आपका पहला जो रिएक्शन होगा, ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा whether it is possible to perform alternative procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence।
ठीक है, यही आपका फ्लो होता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके भी एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो तब आप जाओगे डिस्कस करने के लिए मैनेजमेंट के पास। सो बाकी ऑप्शन गलत है, आप पहला ऑप्शन ठीक मार्क करो, आप बाकी पढ़ सकते हो। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है, What was the responsibility of CA firm with respect to issue of limited review report at the time of resignation? 2 क्वार्टर का LR हो चुका है, तो अब आप तीसरे क्वार्टर का भी LR करके जाओगे, उसकी रिपोर्ट इश्यू करके जाओगे और पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी आप इश्यू करके जाओगे। ठीक है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर द थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, सही बात है। नो फर्दर LR रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज ऑलरेडी इट वाज इशूड, वो सेकंड क्वार्टर नहीं, आपको तीसरे की भी इशू करनी पड़ेगी बेटा। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, और क्योंकि 3 क्वार्टर के आप LR इशू कर चुके हो, मतलब LR हो गया और आप उसकी रिव्यू रिपोर्ट इशू कर चुके हो, तो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करनी पड़ेगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर इट इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फुल ईयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी इशूड। ठीक है, सो राइट आंसर वुड बी 12th का सी। इसको हम पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अंदर, आप जब रिपोर्टिंग वाला चैप्टर पढ़ते हो वहां पे प्रोविजन लिखी हुई है। ठीक है, 13th क्वेश्चन क्या है, whether in this given circumstances withdrawal from the engagement was mandatory and if so what is the responsibility of the auditor with respect to such withdrawal? yes, क्योंकि देखो उसको लग रहा है ना कि डिस्क्लेमर देने से भी मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसे नंबर 200 जब हम पढ़ते हैं ना वहां पे ये लिखा हुआ है क्लियरली, और जब हम 705 पढ़ते हैं तो भी इस प्रोविजन को पढ़ते हैं कि जहां पे ऑडिटर को लगता है कि डिस्क्लेमर देना भी सफिशिएंट नहीं है तो आप विथड्रॉल करने का सोचोगे। हाँ, विथड्रॉल करना पॉसिबल नहीं है तो आप डिस्क्लेमर दे सकते हो। सो राइट आंसर इज ए कह रहा है, इन दिस गिवन सर्कमस्टांस विथड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट वाज नॉट मैंडेटरी, इट वाज मैंडेटरी। ठीक है, बी ऑप्शन, इन द गिवन सर्कमस्टांस विथड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट वाज मैंडेटरी एंड इन केस विथड्रॉल फ्रॉम द ऑडिट and in case of withdrawal as the withdrawal from the audit report before the issue of audit report was not practicable or possible, he was required to disclaim an opinion on the financial statement। as I told you कि अगर आप withdrawal नहीं कर पा रहे हो, practicable नहीं है, possible नहीं है, law regulation allow नहीं कर रहे, फिर आप disclaimer issue करोगे। चलो 14th क्वेश्चन क्या है, assuming Sun Chemical Limited एक unlisted company होती तो whether the reason for resignation by RKM and company was proper। ये रीजन तो आप गलत देके जा रहे हो, जिस रीजन की वजह से आप जा रहे हो वही रीजन लिख के जाओगे ना। ठीक है, नो ऑडिटर शुड हैव क्लियरली मेंशन्ड द रीजन फॉर द रेजिग्नेशन इन द रेजिग्नेशन लेटर इशूड बाय द कंपनी। यस, जिस रीजन से आप जा रहे हो वही आपको मेंशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि ऑडिटर ने ना रिजाइन किया है 14 नवंबर को। ठीक है, अभी तक सेकेंड क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू की रिपोर्ट इशू नहीं हुई है और उसने रिजाइन किया है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, इन दैट सिचुएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी RKM एंड कंपनी की विद रिस्पेक्ट टू विथड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इशू ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे एक प्रोविजन होती है जो आपको समझना पड़ेगा, ये सेबी के रेगुलेशन की प्रोविजन है। प्रोविजन ये है कि अगर आप रिजाइन कर जाते हो विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, इन दैट सिचुएशन आपको जो रिपोर्ट इशू करके जानी पड़ेगी, रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट इशू करनी है ओनली फॉर दैट क्वार्टर। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर कब एंड हुआ होगा, सेकेंड क्वार्टर वुड हैव बीन एंडेड ऑन 30th सितंबर, और आप रिजाइन कब कर रहे हो बेटा, विद इन 45 डेज के अंदर, क्योंकि आप 14 नवंबर को रिजाइन करके जा रहे हो, तो आपको सिर्फ सेकेंड क्वार्टर की रिव्यू रिपोर्ट देके जानी है बस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG, यस कम्युनिकेशन तो आपको करनी पड़ेगी रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। आपको सिर्फ सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट यहाँ पे इशू करके जानी है। सबसे पहले ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG मैटर्स रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट जो आपने आइडेंटिफाई करी है ड्यूरिंग द ऑडिट, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन दी जा सकती थी, एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपकी केस सिनेरियो थे, 3 केस सिनेरियो हैं फ्रॉम MTP सीरीज 1 मई 2024। वी आर स्टार्टिंग विद नवंबर 2023 केस सिनेरियो MTP सीरीज 1। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहता है CA पारस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंडक्ट कर रहा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एक कंपनी की जिसका नाम है मेटो केमिकल्स लिमिटेड। ये एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है,
सीए पारस ने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 फ्रॉम द मैनेजमेंट। जो भी ऑडिट प्रोसीजर सीए पारस को परफॉर्म करने चाहिए थे नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020, ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम सेल कितना है? 15,000 करोड़ रुपीस का है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑडिटर जब अपने प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा था ताकि वो कारों में रिपोर्ट कर पाए, ऑडिटर हैज ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसको ये कुछ इशू है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पता लगी है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? अगर आप नीचे इस टेबल को देखोगे, ये बात कर रहा है स्टैट्यूटरी ड्यूज विच हैव बीन पेंडिंग नॉट डिपॉजिट बाय योर एंटिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट। सो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, आपकी कंपनी को ये पैसा पे करना चाहिए था लेकिन पैसा पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है किसी ना किसी फोरम के अंदर। तो आपको पता है कारों में ऑडिटर को इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 7 और टू बी स्पेसिफिक जो बी सब क्लोज है वहां पे आप इसकी रिपोर्टिंग करते हो। ठीक है, सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीचे तो। क्वेश्चन आगे कहता है कंपनी ने ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए की प्रोविजन बना दी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्प्यूट जो चल रहा है आपके इनकम टैक्स एक्ट ट्राइब्यूनल के अंदर। इनकम टैक्स अपीलांट ट्राइब्यूनल में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर कंपनी ने प्रोविजन बनाई है। जो बाकी डिस्प्यूट चल रहे हैं ना वहां पे कोई प्रोविजन नहीं बनाई गई है। देखो इसका कारों की रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपको कह रहा है कि नीचे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वेयर इन नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है एज एट 31 मार्च 2023 जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, और जो प्रीवियस ईयर था वहां पे बताया गया है कि इन एसेट की वैल्यू क्या थी। और एसेट कौन कौन से बेटा? पीपीई है, आरओयू एसेट है, मतलब कोई एसेट आपने लीज पे लिया होगा और उसको आपने बुक किया है एज अ आरओयू एसेट, और इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इस साल इनकी वैल्यू क्या है और प्रीवियस ईयर में इनकी वैल्यू क्या थी ये दिखाई हुई है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि क्वेश्चन में इसकी रेलिवेंस क्या है, फिर हम इसको टेकअप करते हैं। ये जो वैल्यू है ये ग्रोस ब्लॉक के अकॉर्डिंग है, मतलब इस पे अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई है। क्वेश्चन आगे कहता है राइट ऑफ यूज एसेट क्या है? जो मैंने आपको बताया कंपनी ने कोई एसेट है जो लीज पे लिया हुआ है और उसको बुक किया हुआ है एज पर इंडेस 116 एज अ राइट ऑफ यूज एसेट। तीसरा इशू क्या है? ये जो मेटोकेमिकल्स लिमिटेड है ये कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रही है जिस गुड के बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन नंबर 148। हम इस प्रोविजन को पढ़ते हैं। सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड इसको मेंटेन नहीं करने, इसको कॉस्ट ऑडिट कराना भी मैंडेटरी है। कॉस्ट ऑडिटर ऑलरेडी एग्जामिन कर चुका है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को और कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को भी इशू कर दिया है। एज यू मस्ट नो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी इसकी रिपोर्टिंग कारों में करता है। ठीक है, फोर्थ इशू यहाँ पे क्या है? ऑडिट चल रही थी, सीए पारस को पता लगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ दिस कंपनी हैज बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द मैनेजमेंट। क्या आपकी मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है इन्वेंट्री की ड्यूरिंग द ईयर, और जो रिजल्ट है ना फिजिकल वेरिफिकेशन के वो नीचे दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ये वाला देखते हो ना, लेफ्ट साइड वाला पहला कॉलम देखते हो, पर्टिकुलर्स जहां पे लिखे हुए यहाँ पे नेचर बताया गया है इन्वेंट्री का कौन कौन सा नेचर है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फिर बताया गया है कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो डब्ल्यूआईपी है, फिनिश्ड गुड है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, इनकी वैल्यू क्या आपको पता लगी जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या है। अगर मैं कारों की प्रोविजन की बात करूं तो कारों में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है अगर डिस्क्रिपेंसी हैज बीन नोटिस्ड जो है 10% या उससे ज्यादा की। ठीक है, और ये जो आप डिस्क्रिपेंसी देखते हो ये इन्वेंट्री का टोटल अमाउंट नहीं आप देखते, बल्कि आप देखते हो इन्वेंट्री वाइज। आप ये देखोगे रॉ मटेरियल फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या आ रही है एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या आ रही है। आप इसकी डिस्क्रिपेंसी निकालोगे तो 2% के आसपास से डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो 10% से नीचे की डिस्क्रिपेंसी है तो कारों में इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। वेयर एज अगर आप इन सारी इन्वेंट्री की डिस्क्रिपेंसी निकालते हो तो ये 10% से ज्यादा की आ रही है, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कारों के अंदर इन तीनों इन्वेंट्री को लेकर। समझ में आ रहा है? कारों की प्रोविजन है, मैं एक एक प्रोविजन नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो ये डिस्कशन काफी लेंदी हो जाएगी। आपको प्रोविजन आ रही है, इस अंडरस्टैंडिंग पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ इशू ऑडिटर को क्या पता लगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इन्फॉर्म किया कि 2 सुपरवाइजरी इंप्लॉई है जिनको हमने डिसमिस किया है फ्रॉम देयर सर्विस। क्यों? क्योंकि फ्रॉड पता लगा था कि उन्होंने फ्रॉड किया है 25 लाख रुपए का ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023। बाद में जाकर ये अमाउंट, जितने अमाउंट का इन्होंने फ्रॉड किया था वो अमाउंट रिकवर भी हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में अमाउंट रिकवर हो गया या फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम का है, आपको इसकी कारों में रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है।
क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ना नीचे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग अंडर पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 7 का बी पार्ट, मतलब डिस्प्यूटेड ड्यूज को लेकर आपको क्या रिपोर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ते हो ना, चारों ऑप्शन के अंदर अलग अलग बातें लिखी हुई है। जैसे कि पहला ऑप्शन कहता है कि जो आपका मैटर पेंडिंग है इनकम टैक्स अपीलांट ट्राइब्यूनल के अंदर, आपको सिर्फ उसी मैटर को रिपोर्ट करना है। जो पीएफ कंट्रीब्यूशन में आपने पैसा नहीं पे किया और जो पेंडिंग है हाई कोर्ट में मैटर, आपको सिर्फ वही रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है, आपको चारों मैटर्स की रिपोर्टिंग करनी है। सो इसका सही आंसर बनेगा 11th का सी। आप बाकी के ऑप्शन पढ़ोगे ना तो किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। राइट आंसर क्या है? जितने भी मैटर्स आपके किसी भी फोरम में पेंडिंग हो, यू हैव टू रिपोर्ट। अगर वो स्टैट्यूटरी ड्यूज है एंड वो ड्यूज पेंडिंग क्यों है? क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, सो आपको चारों मैटर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है? कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ड्यूटी अंडर क्लोज नंबर 3 पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 ऑफ कारो 2020 विद रिगार्ड टू व्हाट। सो पीपीई की बात कर रहा है। राइट, सो मैं एक एक को पढ़ती हूं। हमें पता है कि पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 1 में ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कहता है ऑडिटर की ड्यूटी ये है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या आपकी कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। पीपीई को लेकर पहले टेंजिबल एसेट की बात करेगा, फिर इनटेंजिबल एसेट की बात करेगा। ठीक है, with respect to PPE showing the full particulars including quantitative details situation of the PPE। Similarly, क्या कंपनी फुल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है इंटेंजिबल एसेट को लेकर? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कहता है ये ड्यूटी, ऑडिटर की ड्यूटी टू रिपोर्ट वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द पीपीई टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट। ये जो ड्यूटी है वो आरओयू एसेट के ऊपर एक्सटेंड नहीं होती, विच इज इनकरेक्ट। ऑडिटर चेक करता है कि क्या आप आरओयू एसेट के भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स सिचुएशन ऑफ द पीपीई। यस, और ये ड्यूटी आपकी अप्लाई होती है आरओयू एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी। मैं बिल्कुल यहां तक इसके साथ सहमत हूं। तीनों एसेट यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट, आरओयू एसेट एंड योर टेंजिबल एसेट। Further, auditor has to report on whether property, plant, equipment have been physically verified by the management at reasonable interval। ये भी हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या आपकी मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल के ऊपर आपके पीपीई की फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है। दिस ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू राइट ऑफ यूज एसेट्स एज वेल। तो मतलब अगर आपने कोई एसेट किसके ऊपर लिया है? लीज के ऊपर लिया। आपने कोई मशीनरी लीज के ऊपर लिया है, आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे एज अ आरओयू एसेट बुक कर रहे हो। सो मैनेजमेंट को भी उस मशीनरी की भी, अपार्ट फ्रॉम जो उसके खुद के एसेट है, इस मशीनरी की भी रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट आरओयू एसेट की टाइमली, मतलब रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी बी। बाकी के आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, सी और डी, किसी में कुछ गलत लिखा हुआ है, किसी में कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रही हूँ। इट सेज as regard cost record is concerned which of the following statement is correct with respect to reporting under कारो। मैंने बता दिया ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या प्रिस्क्राइब्ड कोस्ट अकाउंट्स एंड कोस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन बाय द कंपनी। कि जो प्रिस्क्राइब थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया था आपको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने, सो क्या आपकी कंपनी उनको बना रही है, उनको मेंटेन कर रही है। सो राइट आंसर वुड बी 13 का ए। आप बाकी पढ़ सकते हो। मैं बाकी ऑप्शन इस वजह से नहीं पढ़ रही हूँ, अगर आपको प्रोविजन आती है और आप इन ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये गलत लिखा हुआ है। सो इट इज अ वेरी सिंपल केस स्टडी। अगर कोई प्रोसीजर होते तो शायद मैं इसको पढ़ती। ये सिंपल प्लेन प्रोविजन है कारो 2020 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कंसिडरिंग द वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज अराइव्ड अपॉन बाय फिजिकल वेरिफिकेशन, जो मैनेजमेंट ने कंडक्ट करी है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है, आपको बताना है कि कारो में ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा। मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, सो अगर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फिजिकल रिकॉर्ड 10% या उससे ज्यादा की है तो आप कारो में रिपोर्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। तो कहता है सारी क्लासेस ऑफ इन्वेंट्री को लेकर कारो में रिपोर्ट करना है, विच इज इनकरेक्ट। रॉ मटेरियल को छोड़ दो, बाकी तीनों इन्वेंट्री को आप रिपोर्ट करोगे क्योंकि रॉ मटेरियल में जो डिस्क्रिपेंसी है वो 2% के आसपास की है। दूसरा ऑप्शन, देयर इज नो इंस्टेंस टू बी रिपोर्टेड, ऐसा नहीं है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने आप कैलकुलेट करके देख लेना, बाकी तीनों के अंदर 10% से ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी है।
मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती, मुझे याद है 2% की डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं कहीं पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन क्या है, टू रिपोर्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ WIP, फिनिश्ड गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। यस, इन तीनों को लेकर आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस देखना ध्यान से, इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री इज 10% और मोर। हर एक क्लास के अकॉर्डिंग आपको देखना है, टोटल नहीं देखना। Based upon the value after adjustment, the auditor should comment on whether they have been properly dealt within books of account। और आप ऑडिटर को ये भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या इसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिपेंसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया गया या नहीं किया गया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 14th का सी। ठीक है, 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुड द फ्रॉड डिस्क्राइब्ड इन पैरा नंबर ई required to be reported by the auditor in caro? Answer is yes, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी irrespective of the amount, irrespective of the fact whether it has been recovered or not recovered। ठीक है, तो कहता है कोई ड्यूटी नहीं है क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है, ऐसा नहीं है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इट इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय द एम्प्लॉइज एंड ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा नेचर ऑफ द फ्रॉड, कि किस नेचर का फ्रॉड था, कितना अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व था। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड अंडर दिस क्लोज इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज आई टोल्ड यू, कि अमाउंट 1 करोड़ का था, 1 करोड़ से कम का है, ज्यादा का है, इट डजंट मैटर, यू हैव टू रिपोर्ट द फ्रॉड। अगर ऑडिटर ने फ्रॉड फाइंड आउट किया है और फ्रॉड कंपनी के ऊपर हुआ है, सो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 15th का बी। ठीक है, जो दूसरा इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है, इसको मैं टेकअप नहीं करी। इसको टेकअप ना करने का रीजन क्या है, ये वाले जो मैंने आपको इशू करी हुई है, ये वाली जो केस स्टडी, ये न्यू सिलेबस का मैंने एक वीडियो रिलीज किया था और ये कंपाइलेशन भी दी हुई है, आप जाके टेलीग्राम पे इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है इसको अभी तक। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ने ऐप के ऊपर केस सिनेरियोस अपलोड किए थे और उसकी मैंने वीडियो बनाई थी और ये PDF भी मैंने बना के दी है। वहां पे ना बिल्कुल ये वाली जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी नंबर 5 है, सो उस वीडियो के अंदर कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगी, अगर मैं नहीं दे पाती हूँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में रिमाइंड करा देना। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होती है तो बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती है, एक आधी चीज रह जाती है। ओके, क्योंकि अभी वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अपलोड शायद कल होगी या परसों होगी, ऐसे हो सकता है, सो आई माइट फॉरगेट इट। सो आप कमेंट सेक्शन में इसको रिमाइंड करा सकते हो अगर नहीं बॉक्स में लिंक दिया है तो। ऑल्दो मई 2024 में 2 वीडियो आई थी, आप उसको जाके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। केस स्टडी नंबर 5 है, जहां पे कंप्लीट बिल्कुल सेम ही केस स्टडी है, आप वो कवर कर चुके हो, आपको इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इस वाली MTP के अंदर सिर्फ 2 ही केस सिनेरियो थे, 3 नहीं थे। वी आर स्टार्टिंग विद मई 2023 सीरीज 1 केस सिनेरियो नंबर 1। इसके अंदर भी 2 केस सिनेरियो हैं जो हमें टेकअप करने हैं। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, नए सिलेबस की MTP के अंदर 3 केस सिनेरियो पूछे जा रहे हैं और ओल्ड सिलेबस में 2 केस सिनेरियो पूछे जाते थे। आई थिंक इसका रीजन यही है कि एग्जाम में, क्योंकि अभी तक तो बाहर क्वेश्चन पेपर आता नहीं था MCQs का और केस स्टडी का, लेकिन अभी आने लग जाएगा तो और बेटर क्लैरिटी होगी। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इंडिविजुअल MCQ अब आपके सिलेबस से ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, सो इसी वजह से आपका ज्यादा फोकस केस सिनेरियो के ऊपर ही होना चाहिए। और इंडिविजुअल MCQ का सीन क्या होता है, आपको कंसेप्ट आता है ना तो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाते हो, लेकिन जब इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आते हैं, यस वहां पे भी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, क्योंकि तब तो अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। लेकिन उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते आपको कनेक्टिविटी नहीं आती चीजों की, है ना। और ये कनेक्टिविटी बहुत सारी तो आप क्लास के अंदर ही सीख लेते हो, जब आप रेगुलर क्लासेस लेते हो आपका टीचर वहीं पे आपको ऐसे पढ़ाता है। लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं भी ली है या आपको नहीं भी पढ़ाया गया है और आप इन सारी क्लासेस को देख रहे हो, कंप्लीट जितनी भी क्लासेस MCQ की रिलीज हुई है, तो आपका दिमाग अकॉर्डिंगली फंक्शन करना लग जाता है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है केस सिनेरियोस के अंदर। ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जा रहा है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि केस स्टडी को अटेम्प्ट कर पाना बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप पहली बार देखते हो आपको मुश्किल लगती है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, संभव लिमिटेड एक लिस्टेड बैंक है और इस बैंक के शेयर लिस्टेड है और उन शेयर्स की वैल्यू है फेस वैल्यू ₹100, ईच हैविंग इट्स ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया, और बैंक थ्रू आउट द इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं। संभव लिमिटेड ने अपॉइंट किया है मिस्टर धर्म, मिस्टर पारस, मिस्टर अनंत एज इट्स सेंट्रल ज्वाइंट ऑडिटर्स फॉर द ईयर 2021-2022। तो ज्वाइंट ऑडिट का केस है और ये आपका स्टैच्यूटरी ऑडिटर है, ये 3 ऑडिटर। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हैं, ये 2021-2022 की। After making sure that all of them are qualified to be appointed as a statutory auditor of the bank, so बैंक की मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट असेसमेंट कर लिया कि तीनों ऑडिटर क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट करने के लिए, एंड एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह इशू हो गया है, जहां पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को डिफाइन कर दिया गया है। बाद में जाकर एक ना इनका ऑडिटर है धर्म,
उसको ना किसी पॉइंट को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं थी जो एंगेजमेंट लेटर में लिखा हुआ था, तो मिस्टर धर्म ने उसको रिवाइज करने को बोला, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो भी हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है इस चेंज से ना, जो भी चेंज करने को धर्म बोल रहा है, इस चेंज से ऑडिट ओपिनियन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एंगेजमेंट लेटर के अंदर ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ईटीसी डिफाइन कर दिए गए हैं, वहां पे बता दिया गया है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया जा रहा है फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो सारी बातें हो रही है ये बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि ऐसे नंबर 210 यही कहता है आपको करने को। It also contains the reference to the expected form and content of the report from all the 3 joint auditors. तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब हम ऐसे नंबर 210 पढ़ते हैं ना, वहाँ पे इंगेजमेंट लेटर के आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट क्या क्या होते हैं। सो यही सारी चीजें आप उसमें प्रोवाइड करते हो, तो इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेट्स सी कि क्वेश्चन आगे क्या कहता है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर संभव लिमिटेड ने ना एक और बैंक को एक्वायर किया है जिसका नाम है आदि लिमिटेड। ओके, वाइल फाइनलाइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन कर रहे थे, सम एडजस्टमेंट वर मेड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द मर्जर, क्योंकि आपने किसी और कंपनी को, किसी और बैंक को एक्वायर किया है, तो अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होंगी। तो ये एडजस्टमेंट की गई है, और ये एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट है, इनका नेचर क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, 3 करोड़ की एडजस्टमेंट आपने गुडविल के नाम पे करी है। एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 75 लाख का। तो अगर आप देखोगे 300 लाख गुडविल और 75 लाख, तो ये बनता है 375 लाख। ये परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, आपने ग्रुप ऑडिट का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे ये कवर किया होगा। इसके अलावा जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट है 22 लाख की, और एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे डिस्कस की गई है, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ बोथ दीज बैंक। इसके अकाउंट पे जो एडजस्टमेंट हुई है वो है 45 लाख की। तो बेटा ये आपकी करंट पीरियड की एडजस्टमेंट होती है। सो ये होगी आपकी करंट पीरियड की एडजस्टमेंट। तो 22 के अंदर 45 आप ऐड करोगे, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67 लाख की करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। ग्रुप ऑडिट का ये कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर आपको एफआर का कंसोलिडेशन का चैप्टर आता है तो भी आप इसको समझ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब प्लानिंग कर रहे थे ये ऑडिटर, ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स म्यूचुअली क्या डिसाइड किया इन्होंने कि भाई देखो, जो कैश बुक है उसकी वेरिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिस्टर पारस की। बट मिस्टर पारस ने तो कोई फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया, जो कमिट किया था कैशियर ने, विच ही कुड हैव डिटेक्टेड इफ ही हैड प्रॉपरली चेक द कैश बुक। सो बेसिकली एक फ्रॉड है जिसको मिस्टर पारस ढूंढ नहीं पाया, वो ढूंढ पाता अगर उसने ढंग से काम किया होता तो। दिस फ्रॉड वाज रिवील्ड इन द स्पेशल ऑडिट व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बाद में आरबीआई की डायरेक्शन पे बैंक की इंस्पेक्शन हुई होगी, वहां पे ये फ्रॉड का पता लगा जिसको ऑडिटर नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, एसएलआर की रिक्वायरमेंट के साथ बैंक कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करने का काम है मिस्टर धर्म का। While performing the audit on compliance with SLR requirement, Mr. धर्म used the 12 odd date जो आपको चूज करनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो भी आप डेट चूज करोगे ना बेटा, 12 odd date हर एक महीने की, वो क्या नहीं हो सकती, वो फ्राइडे नहीं हो सकती। लेकिन इस भाई ने तो फ्राइडे भी चूज करे हुए हैं। सो ये वाला जो फ्राइडे आपने चूज किया ना जिस मंथ के अंदर, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। मिस्टर अनंत को काम क्या दिया गया, जो तीसरा जॉइंट ऑडिटर था, कि भाई तुझे कैलकुलेशन करनी है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की, जिसको यूज किया जाएगा एसएलआर के लिए। ऑन 31 मार्च टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 250 करोड़ रुपीस की थी। इसके अंदर इसने बताया हुआ है क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो जब हम कंप्यूटेशन करते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के, हम समझते हैं इस चैप्टर, इस कंसेप्ट को ऑडिट ऑफ बैंक्स के चैप्टर के अंदर, कि क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है और क्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। सो इट सेज इसमें ना मार्जिन इंक्लूड किया हुआ है 4 करोड़ रुपीस का, ये एक्सक्लूड किया जाता है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती अभी यहाँ पे कि ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसकी। मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पता है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो आप इसको एक्सक्लूड करोगे। क्रेडिट बैलेंस फॉर वन ऑफ ब्रांच ₹6 करोड़, ये इंक्लूड होगा क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये लाइबिलिटी है आपकी। एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो मेजर अकाउंट 3 करोड़, ये भी आएगा। इसके साथ साथ ये जो अनएडजस्टेड डिपॉजिट दिखाई दे रहा है आपको फॉर एजेंसी बिजनेस, ये यहाँ पे कवर नहीं होगा, तो आप इसको भी एक्सक्लूड करोगे। तो टोटल अमाउंट जो यहाँ से एक्सक्लूड होना चाहिए वो 12 करोड़ रुपए का अमाउंट है जो एक्सक्लूड होना चाहिए। सो इसमें से अगर आप कंप्यूटेशन करते हो तो आप निकाल दो इसमें से, तो आई थिंक यहाँ पे बचता है 238 करोड़ रुपीज का।
सो जितने अमाउंट की आपको रिपोर्टिंग करनी दैट इज 238 करोड़। एक सेकंड रुकना बस, गिव मी 1 सेकंड, आई हैव टू एडजस्ट माइक। ओके या आगे क्वेश्चन कहता है कि सीए धर्म की एक वाइफ है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो एक्टिवली इंगेज्ड है इन परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स। उसने ना शेयर बाय किए हुए इसी कंपनी के जिसका ऑडिट इसका हस्बैंड कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 500 शेयर है, 100 रुपीज ईच के, फेस वैल्यू 100 है। तो अगर आप फेस वैल्यू देखते हो तो 50,000 के शेयर इसने होल्ड किए हुए, रिलेटिव है आपके स्टैच्यू के ऑडिटर का। सो क्या इस गिवन सिनेरियो के अंदर ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड है? आंसर इज नो। मैं प्रोविजन कोड कर रही हूँ सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन नंबर 3 की, तो ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है। मार्केट वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे कहते हैं ऑल द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन वर मेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स वर डिस्कस्ड विद द टीसीडब्ल्यूजी। रिपोर्ट देने से पहले आप डिस्कशन करते हो ना टीसीडब्ल्यूजी के साथ, तो वो सारी डिस्कशन यहाँ पे हो चुकी है। इन द एंड ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू किया है 700 के अकॉर्डिंग और तीनों जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर रिपोर्ट को साइन किया है, मतलब कॉमन ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने इशू करी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट डाउन ऑल द मंथ हुज डेट हैज बीन सेलेक्टेड इनएप्रोप्रिएटली बाय सीए धर्म। मैंने आपको बता दिया जहां जहां पे फ्राइडे उसने चूज किया वो महीने में उसने डेट अप्रोप्रिएटली चूज नहीं करी है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर। सो लेट्स सी कि कौन से ऑप्शन में जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर लिखा हुआ है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 11 का बी, ठीक है। आगे कहते हैं जब आप कैलकुलेट कर रहे थे एसएलआर कंप्लायंस of this particular company which is basically a banking company संभव लिमिटेड, what will be the value of demand and time liabilities as on 31 मार्च। मैंने आपको ये भी बताया 238 करोड़ आ रहा है, ये सी ऑप्शन बनेगा, लेकिन इसका आंसर ना 237 नहीं होना चाहिए, 238 होना चाहिए। ओके तो कैलकुलेशन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। सो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि आपको क्या क्या उसमें से एक्सक्लूड करना है और जो इंक्लूड करना है वो ऑलरेडी लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप उसको इग्नोर करो, जो एक्सक्लूड करना है उसको आप माइनस कर दो, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी सी, जो 238 करोड़ आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विल सीए धर्म विल बी डिस्क्वालीफाइड आफ्टर हिज वाइफ परचेस्ड 500 शेयर जिनकी मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए की है। मुझे मार्केट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उनकी फेस वैल्यू कितनी मुझे इससे फर्क पड़ता है। 100 रुपए उनका एक शेयर का फेस वैल्यू है, तो अगर आप इनकी फेस वैल्यू निकालते तो 50,000 रुपए बनते हैं। सो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव होल्ड कर सकता है शेयर अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। सो राइट आंसर लेट्स सी कि कहां पे लिखा हुआ है, कहते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, नहीं। मिस्टर धर्म विल बी नॉट डिस्क्वालीफाइड एज ऑडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एज रिलेटिव ओन्स शेयर ऑफ लेस देन फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। सो 1 लाख तक आप होल्ड कर सकते हो तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 13 का बी। 14th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले आप मर्जर की इफेक्ट को दे रहे हो तो वहां पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट 397 की आई थी हमारी, लेट्स सी कि ऊपर जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आई थी 375 लाख और 67 लाख की आई थी, तो 375 लाख की परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी 375 लाख की और करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट थी हमारी 67 लाख की, तो ये ऊपर कंप्यूट हो चुका है। 14 का आंसर वुड बी डी। 15th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कहते हैं इन दिस गिवन सिचुएशन क्या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो इशू किया संभव लिमिटेड ने वो ठीक था या नहीं था। लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है एंगेजमेंट लेटर इशू स्पेसिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल। यस बिल्कुल स्पेसिफाई करना चाहिए, ये ठीक है। Whereas as per SA number 210 it should not specify the identification of framework applicable। एक सेकेंड, एंगेजमेंट लेटर इश्यूड, अच्छा वो कह रहा है कि जो आपकी ऑडिटर ने यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर इशू किया उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके बैंक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, बल्कि एंड ऐसे नंबर 210 के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, डेफिनेटली स्पेसिफाई होना चाहिए था, हम पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। दूसरा, एंगेजमेंट लेटर इशू डज नॉट स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेयर as per SA number 210 it should specify the responsibility of management। मुझे ऊपर एक बार जाके देखना पड़ेगा कि क्या एंगेजमेंट लेटर के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई नहीं की गई थी क्या, क्योंकि स्पेसिफाई तो होनी चाहिए। कहता है द एंगेजमेंट लेटर कंटेन्स द डिटेल्स ऑन ऑब्जेक्टिव स्कोप, यस आना चाहिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, ये भी आनी चाहिए। उसने आइडेंटिफाई किया है फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, ये भी आना चाहिए। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, ये भी आना चाहिए।
लेकिन आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताते हो। ऐसे नंबर 210 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं ना कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल लगाने की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देने की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कराने की टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर ऐसे नंबर 210। बट इस गिवन सिनेरियो के अंदर जो इंगेजमेंट लेटर इशू किया गया वहां पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। सो राइट आंसर वुड बी 15th का बी। मैं सी और डी और पढ़ लेती हूँ। कहता है इंगेजमेंट लेटर जो इशू किया गया वो स्पेसिफाई की जा रही है। एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट का, बिल्कुल किया जाना चाहिए। वेयर ऐसे 210 में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे 210 में लिखा हुआ है कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है लेटर के अंदर। डिस्क्रिपेंसी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको स्पेसिफाई करनी चाहिए थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक है जिसका नाम है पोश बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, 1967 में ये फॉर्म हुआ था। ओके, बैंक की 179 ब्रांचेस है ऑल ओवर द इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2022। ओके, टोटल डिपॉजिट जो बैंक के हैं, कब है बेटा ये टोटल डिपॉजिट, एज ऑन 31 मार्च 2021 कितने के थे ये, 50,000 करोड़ रुपए के। बैंक का मोटो क्या है, हमें क्या लेना देना। क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया था साहू एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। ऑडिट मैनेजर जब वो एडवांसेस का रिव्यू कर रहा था ना, तो उसने ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो ऑब्टेन करी। क्या ऑब्जर्वेशन है, कहता है बैंक ने एक एडवांस दिया था मिस्टर राम को और इस एडवांस के रिलेशन में गारंटी दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये जो एडवांस है इस पे पैसा ओवरड्यू है सिंस नवंबर 2021। ये ओवरड्यू है बेटा नवंबर 2021 से, तो मतलब ये अकाउंट एनपी हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने गारंटी दी है। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती तो सिनेरियो अलग होता। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट एनपी क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा, एज ऑन 20 अप्रैल 2022 एडहोक लिमिट ऑफ अकाउंट of Mr. Sham has not been reviewed even though 120 days of the date of ad hoc sanction were over. So basically review होता है, ठीक है, आपको एनुअल रिव्यू कराना पड़ता है, लेकिन कई बार आप एडहोक रिव्यू भी कर देते हो। सो एडहोक रिव्यू हुए भी 120 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी इसका रिव्यू नहीं हुआ। 180 दिन के बाद ये अकाउंट एनपी हो जाएगा, तो अभी ये एनपी नहीं हुआ है। ये जो मैं बोल रही हूं ये ऑडिट ऑफ बैंक के चैप्टर की प्रोविजन है। चलो आगे, अबव एडवांसेस हैव बीन ग्रांटेड बाय मेरठ ब्रांच। ओके, इससे में क्या फर्क पड़ता है, आगे कोई रेलिवेंस होगी तो अंडरस्टैंड करेंगे। हाउएवर ये जो मेरठ की ब्रांच है जिसने एडवांसेस दिए है, इसके ऊपर कॉन्करेंट ऑडिट नहीं होती है, इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है। बैंक ने टर्म लोन भी दिया है एक कंपनी को जिसका नाम है सुमाती लिमिटेड, 20 करोड़ रुपए का। ये अनलिस्टेड कंपनी है। लोन दिया गया 1 फरवरी 2022 को। सैंक्शन लेटर ये कुछ टर्म्स बताता है इस लोन को लेकर। ये फैसिलिटी किस पर्पस के लिए दी गई, फॉर द रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू प्रमोटर, 10 करोड़ रुपए का। सो बेसिकली इस कंपनी ने अपने प्रमोटर से कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा, ठीक है, उसकी रीपेमेंट करने के लिए अब ये बैंक से लोन ले रही है। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 10 करोड़ रुपए का। सो 20 करोड़ रुपए का लोन लिया, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहिए था, 10 करोड़ आपको यूज करना चाहिए था फॉर द रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ऑफ योर प्रमोटर, एंड रिमेनिंग 10 करोड़ आपको यूज करना चाहिए था फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस, जिसमें लैंड के ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में कैसे इस कंपनी ने खर्चा किया ये देखो। कंपनी हैज यूटिलाइज द फैसिलिटी एज फॉलो। लैंड इसने बाय कर ली 4 करोड़ रुपए की। कारों में इसकी रिपोर्टिंग होगी, कारों में हम रिपोर्ट करते हैं ना क्लोज नंबर 9 के अंदर कि अगर आप जिस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उस पर्पस के लिए तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी आप रिपोर्टिंग कारों में करोगे। डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो खर्चा किया ये बिल्कुल ठीक है, इसकी रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन प्रमोटर के अनसिक्योर्ड लोन की जो रीपेमेंट करनी थी वो 10 करोड़ की करनी थी बेटा, ठीक है। आप 10 करोड़ की आपने रीपेमेंट करनी थी, आप 3 करोड़ की यहाँ पे कर रहे हो, तो मतलब ये 7 करोड़ की यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी। हाँ, 2 करोड़ आपने टेम्परेरी कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। सो आप 7 करोड़ रुपए की डेविएशन है, इसकी रिपोर्टिंग आप कारों के अंदर करोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे जो एस्पेक्ट है ना ये अब आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों रेलिवेंट नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का चैप्टर सिलेबस से बाहर जा चुका है। एक लाइन में पढ़ना चाहूंगी जो रेलिवेंट है डेफिनेटली। मिस्टर श्री जो साहू एंड एसोसिएट्स का पार्टनर है,
ही इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सर्वेयर एंड लॉस असेसर अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेसिफिक परमिशन लेनी चाहिए या काउंसिल की जनरल परमिशन यहाँ पे है, काउंसिल की जनरल परमिशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये गिल्टी नहीं होगा शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 11 के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ द केस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर सुमाती लिमिटेड का उस कंपनी का ऑडिटर कारों में रिपोर्टिंग कितने रुपए को लेकर करेगा अंडर क्लोज नंबर 9 ऑफ पैरा नंबर 3। मतलब जिस पर्पस के लिए आपने पैसा लिया उस पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तो बेटा रिपोर्टिंग होगी 7 करोड़ रुपए के लिए, मैंने आपको बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन, एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द फर्म एडवाइस करो विच एडवांस शुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये भी मैंने आपको बता दिया। जो लोन के रिस्पेक्ट में एसबीआई ने गारंटी दिया है वो सिर्फ वही लोन क्लासिफाई होगा एज एनपीए, ठीक है। क्योंकि पैसा देखो ना कब से कटा है वो, आई थिंक 2022 से आउटस्टैंडिंग है, ओके। वेर एज मिस्टर श्याम वाला लोन अभी क्लासिफाई नहीं होगा एनपीए क्योंकि अभी 180 दिन नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर वुड बी 17th का ए। आई थिंक लेट मी चेक कि मिस्टर राम का ही वो लोन था, कहीं मैं कोई और गलत पर्सन का लोन ना यहाँ पे आंसर दे दूं। लेट मी सी, यस नवंबर 2021 से आउटस्टैंडिंग है, राइट ओके। सो यस मिस्टर राम का ही अमाउंट यहाँ पे क्लासिफाई होगा एज ए एनपी। 18th क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंस नहीं है, इंश्योरेंस के ऊपर बेस्ड है। 19th क्वेश्चन कहता है वेदर एक्टिंग ऑफ मिस्टर श्री एज अ सर्वेयर एंड लॉस असेसर वुड बी द वायलेशन ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 11। आंसर है नहीं, जनरल परमिशन है काउंसिल की, सो इसलिए वो गिल्टी नहीं होगा। 20th क्वेश्चन भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये डिस्कशन थी मई 2023 की एमटीपी सीरीज 1 के केस सिनेरियो की। We are now starting with MTP November 2022 series 1 case scenario number 1 here is it says Mr. Paras एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको अपॉइंट किया जा रहा है फॉर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है डेमा लिमिटेड, ठीक है। कंपनी क्या काम करी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। डेमा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, एनएससी के ऊपर ये लिस्टेड है। बिसाइड्स दिस मतलब मिस्टर पारस इस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ उसको टैक्स ऑडिट करने के लिए भी अपॉइंट किया जा रहा है। मिस्टर चंद्रा जो मिस्टर पारस का रिलेटिव है उसने ना इसी कंपनी के अंदर कुछ तो शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। इट सेज रिलेटिव ऑफ मिस्टर पारस इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक विच आर लिस्टेड ऑन एनएससी एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 मिस्टर चंद्रा ने ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो परफॉर्म करी है, ठीक है। सो डेमा लिमिटेड जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो और उसी के अंदर आपके रिलेटिव का स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिलेटिव का कुछ तो उसने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसने शेयर बाय करे सेल करे, ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखोगे ना और इसकी फेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 लाख से कम की आ रही है। सो यहाँ पे सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें फेस वैल्यू से लेना देना है। देयर आफ्टर क्वेश्चन कहता है Thereafter, no transaction in the share of Dema Limited was performed by Mr. Chandra during the year। मतलब 30 जून 2021 के बाद कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई। अगर आप इनका टोटल भी कर लेते हो ना सारों का तो भी 1 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं होता है, तो ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है Moreover, Mr. Paras has identified a fraud relating to misappropriation of cash amounting to ₹3 crore in the books of the company। तो ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था उसको 3 करोड़ रुपए का फ्रॉड पता लगा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। इस फ्रॉड में हुआ क्या है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो आपका मान लेते परचेज मैनेजर है और जो पेमेंट मैनेजर है उन्होंने कोलाइड करके फ्रॉड को कंडक्ट किया है एज पर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 12। क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है सो मिस्टर पारस को ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है और उसने रिपोर्ट किया भी, लेकिन उसने रिपोर्ट किया विद इन 7 डेज। अगर मैं प्रोविजन आपको बताऊं तो उसको विद इन 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए था और ऑडिट कमेटी से उसकी ऑब्जर्वेशन मांगनी चाहिए थी। ऑडिट कमेटी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देयरफॉर क्योंकि वो ऑडिट कमेटी से रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया क्योंकि ऑडिट कमेटी अभी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमने सेक्शन के अंदर 143 सब सेक्शन नंबर 12 टू बी रेड विद द रूल नंबर 13 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि अगर आपको 45 डेज तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आती है तो आपको वेट नहीं करना क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दोगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिप्लाई, ऑडिट कमेटी का कोई रिप्लाई नहीं आया,
अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द इशू, मिस्टर पारस को ऐसा लगता है क्योंकि ऑडिट कमेटी इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है, मिस्टर पारस ने इस इशू को रिपोर्ट नहीं किया। मिस्टर पारस डिड नॉट रिपोर्ट दिस इशू टू एनीवन एज इट कुड इम्पैक्ट नेगेटिवली टू द इमेज ऑफ द कंपनी। उसको कंपनी की इमेज की पड़ी है, उसको नॉन कंप्लायंस का कोई लेना देना नहीं है। फर्दर मिस्टर पारस मेड नेसेसरी चेंजेस इन द ऑडिट प्रोसीजर टू द एक्सटेंट देयर कवरेज ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट एरिया। तो उसने क्या किया, पहले उसने कम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का सोचा होगा, बाद में जाके उस एरिया में उसको फ्रॉड पता लग गया तो उसने मॉडिफिकेशन कर दिया अपने प्रोसीजर की, काम उसने वहां पे ज्यादा बढ़ा दिया होगा। तो ये ठीक है जो काम कर रहा है, उसने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करे इन दिस एरिया एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द एडिशनल प्रोसीजर मिस्टर पारस ने आइडेंटिफाई किया कि उस एरिया में तो कंट्रोल के अंदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो इसकी कम्युनिकेशन एज पर एसए नंबर 265 होनी चाहिए टू द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। मिस्टर पारस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं करी टीसीडब्ल्यूजी को, क्यों? क्योंकि ही हैड ऑलरेडी रिपोर्टेड अबाउट द फ्रॉड एंड ऑडिट कमेटी इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो इसने एक और नॉन कंप्लायंस कर दिया एसए नंबर 265 की रिक्वायरमेंट का। आगे क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर पारस ने यह भी आइडेंटिफाई किया है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन आपकी कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो अपनी रिपोर्ट बनाता है उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली होती है टू द मैनेजमेंट एंड दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वो अच्छा नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी तक तो ये पहुंच ही नहीं पाता, इसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं और एनी ऑफिसर विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब टीसीडब्ल्यूजी तक ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। Also, all the findings of internal audit function are first reported to the management। जो भी findings होती है internal audit function की वो पहले management को report करते हैं and उसके बाद management decide करती है कि मुझे TCWG को क्या बताना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो organizational status here of internal audit function do not support its objectivity as it is required by SA number 610। क्वेश्चन आगे कहता है, मिस्टर पारस ने काम करने के बाद इन द एंड इशू किया है क्वालिफाइड ओपिनियन अपनी रिपोर्ट में एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जब वो पैराग्राफ डाल रहा है ये 3 मैटर वहां पे डिस्क्लोज कर रहा है कि इन रीजंस की वजह से मैंने इस रिपोर्ट को क्वालिफाई किया है। कौन कौन से मैटर है? नंबर 1, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया कोई पेंडिंग लिटिगेशन थी, उस लिटिगेशन के इम्पैक्ट को कि उस लिटिगेशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो एसेस किया गया है वो है 4.5 करोड़ रुपए का। मतलब अगर आप कोर्ट में केस हार जाते हो तो इतना अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ सकता है। ओके अच्छा, ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बताऊं ना तो रूल नंबर 11 के अंदर भी आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, इसको हम पढ़ते हैं अलोंग विद सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन नंबर 3। ठीक है, इसके साथ साथ ड्यूरिंग दी ऑडिट वो जो फ्रॉड ऑडिटर को पता लगा था 3 करोड़ रुपए का, उसके बेसिस पे आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे इशू कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं बनाई एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किस चीज को लेकर प्रोविजन बनानी चाहिए थी? एक मटीरियल फोर्सिएबल लॉसेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ऑडिटर को इसकी भी रिपोर्टिंग रूल नंबर 11 में करनी पड़ती है। एंड ड्यूरिंग दिस ईयर एज पर द असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय एन एक्सपर्ट, जो प्रोविजन यहाँ पे बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी अराउंड 7 करोड़ रुपए की, और आपने मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस को लेकर ये प्रोविजन नहीं बनाई, सो ऑडिटर को इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एज पर रूल नंबर 11। तो मैटर नंबर ए और सी की रिपोर्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए? रूल नंबर 11 में होनी चाहिए। एंड अगर कारों का क्वेश्चन होता तो ये वो जो बी पॉइंट है इसकी रिपोर्टिंग, क्योंकि फ्रॉड आपको पता लगा तो इसकी रिपोर्टिंग कारों में होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कोई और मैटर नहीं है जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में डाला है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, गाइड करो वेदर दिस सीए मिस्टर पारस क्या ये एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज द टैक्स ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 288। किसके सेक्शन की बात हो रही बेटा? इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही है। बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, यस इट इज वेरी मच एलिजिबल क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस के अंदर है। एंड सेक्शन नंबर 141 के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे ना उसका रिलेटिव जो फेस वैल्यू के शेयर होल्डर है वो 1 लाख से कम है, तो ही इज वेरी मच एलिजिबल। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि एज पर सेक्शन नंबर 288 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिव ऑफ मिस्टर पारस इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ मार्केट वैल्यू। देखो मुझे मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, मेरा कंसर्न फेस वैल्यू का है, तो ये गलत लिखा हुआ है कि वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा, एज पर सेक्शन नंबर 288 टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
जो मिस्टर पारस का रिलेटिव है वो होल्ड नहीं कर रहा सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू हैविंग ₹1 लाख और मोर ड्यूरिंग द year and hence Mr. Paras eligible है to be appointed as a tax auditor. This is your answer. So 11th का आंसर would be B. बाकी के दो ऑप्शन आप पढ़ सकते हो क्योंकि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको पढ़ के कोई फायदा नहीं है. चलो 12th क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन एज गिवन इन पॉइंट नंबर ए एंड सी, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि इनकी रिपोर्टिंग कहाँ पे भी होगी बेटा, रूल नंबर 11 में भी होगी. एज स्पेसिफाइड इन ऑडिट रिपोर्ट काइंडली गाइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट. सो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का वो जो अलग से आप हेडिंग बनाते हो ना, वहां पे रूल नंबर 11 में इसकी रिपोर्टिंग होगी. तो कहते हैं कारों में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, नहीं कारों में इन दो मैटर की रिपोर्टिंग नहीं होगी, ए और सी की रिपोर्टिंग. बी ऑप्शन क्या है, एज पर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3 टू बी रेड विद रूल नंबर 11 of the company's audit and auditors rule 2014, auditor is required to report or give a reference to these matters. So 12th का आंसर would be B. ये डिस्कस हो चुका है ऊपर, ठीक है. 13th क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड जो ऑडिटर को पता लगा है एज पर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आपको बताना है प्रोविजन क्या है. ये मैं डिस्कस कर चुकी. ऑडिटर को ना 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी को बताना चाहिए था, उसने 7 दिन के अंदर बताया, विच इज रॉन्ग. सबसे पहला ऑप्शन कहता है मिस्टर पारस को रिपोर्ट करना चाहिए ऑडिट कमेटी को विद इन 2 days ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड. हाउएवर मिस्टर पारस इज वैलिड इन नॉट रिपोर्टिंग दिस इशू फर्दर. नहीं, अगर आपको आपने 2 दिन के अंदर, सबसे पहले प्रोविजन ये कहती है 2 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करो ऑडिट कमेटी को, 45 डेज तक वेट करो उनके रिप्लाई का. उनका रिप्लाई नहीं भी आता है क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे और साथ में ये भी बताओगे कि पहले हमने इस मैटर को ऑडिट कमेटी को बताया था, 45 डेज पास हो गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया. तो ये गलत ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन, मिस्टर पारस को रिपोर्ट करना चाहिए इस मैटर को ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 7 days, ये गलत है. मिस्टर पारस को रिपोर्ट करना चाहिए था इस मैटर को विद इन 2 days ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड. ओवर एंड अबव इसके साथ साथ मिस्टर पारस को रिपोर्ट करना चाहिए था इस मैटर को टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल, मतलब एज पर रूल नंबर 13. तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 13 का सी. 14th क्वेश्चन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी टू द TCWG, क्या मिस्टर पारस को इसकी कम्युनिकेशन करनी चाहिए? यस, एज पर एसए नंबर 265 इसकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली TCWG को होनी चाहिए थी टाइमली बेसिस के ऊपर. तो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो ना, इसने पहले ऑप्शन में एज पर एसए नंबर 315 लिखा हुआ है, ये ऐसे ही गलत कोड कर रहा है, ये ऐसे गलत कोड कर रहा है, ये ऐसे गलत कोड कर रहा है. सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन एसए नंबर 265 में कवर्ड है. तो आप यहां से इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि 14th का आंसर बी होगा. So it is a very very simple question. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इट सेज एक्सटर्नल ऑडिट टीम ने डिसाइड किया है कि हम रिलाई करेंगे ऑन टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द एरियाज जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है या वेयर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वाज असेस्ड एट अ हायर लेवल. बेवकूफ है ये, ऐसे नंबर 610 ये पढ़ के नहीं आए क्योंकि जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है यहाँ पे या फिर ज्यादा जजमेंट जहां पे लेनी पड़ती है वहां पे ऐसे नंबर 610 ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. काइंडली गाइड द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज पर ऐसे नंबर 610 बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो. सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर को यूज नहीं करना चाहिए वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. कहां पे, इफ एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिटरमाइन किया है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, रेलिवेंट पॉलिसी प्रोसीजर डू नॉट एडवोकेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. यस, दिस इज योर आंसर. क्योंकि ऊपर आप उस जो हमने केस सिनेरियो पढ़ा वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन TCWG को बात ही नहीं कर पाता है, वो कोई भी कम्युनिकेशन उनको कर ही नहीं पाता है, वो हमेशा पहले मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है. तो मतलब अगर उसने मैनेजमेंट जिस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है वो मैनेजमेंट को ही बताया तो TCWG तक तो ये बात ही नहीं जाएगी ना. सो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब आपकी औकात अच्छी नहीं है. सो राइट आंसर वुड बी ए. आप बाकी ऑप्शन को पढ़ लेना, इसमें गलत लिखा होगा, किसी में कुछ किसी में कुछ. ये जो प्रोविजन यहाँ पे लिखी हुई ना, ये प्रोविजन बेटा ऐसे नंबर 610 वाली प्रोविजन है. समझ में आ रहा है? चलो केस सिनेरियो नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है और काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा केस सिनेरियो है. कहता है ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट ऑफ मोबाइल एंड सेल लिमिटेड, आप ऑडिट करो किसी कंपनी की जिसका नाम है मोबाइल एंड सेल लिमिटेड. आप कौन हो? आप एक सीए फर्म हो जिसका नाम है ABC एंड कंपनी. एंड सीए फर्म ने डिसाइड किया कि जब मैं ऑडिट को परफॉर्म करूंगी ना तो ये सारे काम करूंगी. बेसिकली आप प्लानिंग के टाइम पे ये डिसीजन ले रहे हो. क्या? नंबर 1, टू इवेलुएट वेदर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू गैदर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग
ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है एंड ऑडिटर अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए सोच रहा है कि क्या मैं उसके काम को यूज करूं। तो सबसे पहले आप कह रहे हो मैं प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज कर सकता हूं या नहीं, अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। ये हम पढ़ते हैं ऐसे नंबर 610 के अंदर, जहां पे हम 3-4 चीजें इवेलुएट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस कैसा है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, कैसी है, क्या उसने अपने काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो किया है या नहीं। तो आप ये प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड करो कि मुझे इवेलुएट करना पड़ेगा वेदर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन और नॉट। दूसरा, आप ये भी प्लान कर रहे हो कि मैं टेस्ट काउंट करूंगा ऑन द सैंपल साइज ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस विच वॉज मटीरियल। तो इन्वेंट्री आपके लिए क्या है, मटीरियल आइटम है एंड ऑडिटर टेस्ट काउंट करने का सोच रहा है। एंड ऑल्सो एंगेजमेंट टीम ने मैनेजमेंट को बोला कि आप जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को परफॉर्म कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट की कॉपी आप मुझे प्रोवाइड कर दो ताकि मैं उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करके ये फाइंड आउट कर पाऊं कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर इन्वेंट्री के बैलेंसेस आ रहे, दोज आर इन लाइन विद द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट। बेसिकली ये प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हो एज पर एसए नंबर 501, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। To collect the sufficient and appropriate audit evidences about the existence and condition of the inventory as per SA number 501, auditor दो प्रोसीजर परफॉर्म करता है। नंबर 1 वो अटेंड करता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, नंबर 2 वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है ओवर द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेंट्री। क्यों? ताकि इवेलुएट कर पाए कि इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स जो बैलेंस शो कर रहे हैं इन्वेंट्री का, वो that is in line with the result of actual inventory count which is done by the management। so ये बिल्कुल सही कर रहा है। तीसरा काम जो एक परफॉर्म करने का सोच रहे हैं, ये परफॉर्म करना चाहते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर एसए नंबर 520। क्यों? क्योंकि इनको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं पेरोल कॉस्ट के ऊपर। बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे पेरोल कॉस्ट आ रही होगी, उसके ऊपर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए दे आर परफॉर्मिंग द सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और ये क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, इन्होंने ना रिकैलकुलेट करने का सोचा है पेरोल कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी विद द एवरेज पे पर एम्प्लॉय। सो बेसिकली आपने एक कॉस्ट बुक करी होगी, लेट्स से कि कंपनी ने कॉस्ट बुक करी हुई 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप ये जानना चाह रहे हो कि ये 2 लाख ठीक है या नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी को बोल रहे हो कि आप मुझे अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताओ कितना है, आप मुझे पेरोल पे बताओ कि कितने आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, और फिर आप मुझे ये बताओ कि सैलरी पर एम्प्लॉय आप कितना दे रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करके वो देखेगा कि इतना ही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे कहता है अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक मटेरियल आइटम है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मोरएवर यहाँ पे इशू क्या बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो ट्रांजैक्शन है एक तो वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा इशू ये है कि पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस नहीं है, मतलब वेरिएबिलिटी है वहां पे। और इसी वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए ऑडिटर एक टेक्निक का यूज करे, that is stratifications। so based upon the characteristics of the population, वो आपकी heterogeneous population को different groups में डिवाइड कर रहा है होमोजेनिटी उसके अंदर बढ़ाने के लिए। होमोजीनियस पॉपुलेशन वो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो इन्होंने डिसाइड करी है एज पर एसए नंबर 320 10 लाख की डिसाइड करी है। जब ये ऑडिट को करना शुरू करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट फेज, ऊपर प्लानिंग चल रही थी, अब ये एग्जीक्यूशन में आ गई है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिपोर्ट, उनको क्या पता लगता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है कंपनी की मैनेजमेंट को, उनका कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी के साथ नहीं है। जो भी मैटर फाइंडिंग्स उनको मिलती है वो टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताते, वो पहले मैनेजमेंट को बताते हैं और मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा मैटर टीसीडब्ल्यूजी को बताया जाना चाहिए। सो बेसिकली इनका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस डू नॉट सपोर्ट इट्स ऑब्जेक्टिविटी, जो हमने ऐसा ही ऊपर अभी केस सिनेरियो के अंदर देखा। पिछले 3 सालों से कंपनी कैश लॉसेस इनकर कर रही है, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस है। कुछ ही दिनों के अंदर ओवर इन नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर कंपनी का एक ह्यूज ईएमआई और इंटरेस्ट की रीपेमेंट आने वाली है, और कंपनी के लिक्विडिटी प्रोफाइल को देखते हुए ऑडिटर को पक्का पता है कि कंपनी ना इस पैसे को रीपे नहीं कर पाएगी। तो ऑडिटर ने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, आप ये बताओ आपके कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहे हैं, तो आपकी क्या प्लान है टू मिटिगेट दिस क्राइसिस, मतलब आपका क्या एक्शन प्लान है इस सिचुएशन से डील करने का, आप कैसे कंसिडर कर रहे हो इन इम्पैक्ट को, इन इम्पैक्ट ऑफ दीज इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑन योर गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ऑडिटर
ने जब मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम ना प्राइमरी मार्केट के अंदर नया इशू लेकर आने वाले हैं, फ्रेश इक्विटी को हम इशू करेंगे. सो बेसिकली देयर आर इवेंट एंड कंडीशंस व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर व्हिच आर कास्टिंग अ material uncertainty, which are giving rise to a material uncertainty, casting a significant doubt over the ability of your entity to continue as a going concern in the future. And when the auditor inquired the management about their action plan, management is replying that do not worry, we are coming up with an equity issue. ठीक है. Moreover, लेकिन ऐसे नंबर 570 क्या कहता है कि ऑडिटर को ये भी इवेलुएट करना पड़ता है कि ये जो एक्शन प्लान मैनेजमेंट दे रही है वो फिजिबल है या नहीं. क्वेश्चन आगे कह रहे हैं कंपनी की ना लिटिगेशन चल रही है कंपनी के ऊपर और उसके ऑफिसर्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने लोन अमाउंट का मिस एप्रोप्रिएशन किया है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है कि कंपनी एज पर सेबी एलओडीआर अपना इशू लेकर नहीं आ पाएगी. मतलब ये जो एक्शन प्लान दिया जा रहा है ना, इसकी फिजिबिलिटी नहीं है. ऑल्सो एक और इनके ऊपर लिटिगेशन चल रही थी डायरेक्ट टैक्स की. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अनफेवरेबल ऑर्डर पास किया है कंपनी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से कंपनी को अब ह्यूज फाइन और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है टैक्सेशन अथॉरिटीज को, और ये जो अमाउंट है वो मटेरियल है. इंगेजमेंट मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया टोटल पेरोल कॉस्ट जो बुक की हुई है. अभी आपने ऊपर देखा था ना, प्लानिंग के टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया था कि पेरोल कॉस्ट को टेस्ट करने के लिए हम एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम रीकैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. सो इन्होंने क्या पता लगाया बेटा, इन्होंने पता लगाया कि आपने P&L के अंदर 30 लाख रुपए का खर्चा बुक किया हुआ है, और ये खर्चा कितने इंप्लॉइज के नाम पे बुक किया हुआ है? 150 इंप्लॉइज. ये 150 इंप्लॉइज है. आपको कहां से पता लगा? पेरोल रजिस्टर से. इंगेजमेंट पार्टनर ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो आप एवरेज सैलरी देते हो हर एक इंप्लॉय को, वो कितना देते हो? 20,500 की. तो आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना आपका यहाँ पे खर्चा बुक होके आना चाहिए. मतलब क्योंकि आप रीकैलकुलेशन कर रहे हो तो आप यही काम करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर. लेकिन आपको एक बात और पता है कि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हो ना, तो ऑडिटर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करता है. ये एक्सपेक्टेशन आप क्यों डेवलप करते हो, मतलब सॉरी कैसे डेवलप करते हो? बेस्ड अपॉन आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इस एंटिटी का ट्रेंड क्या रहा है अभी तक. तो ये सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने क्या डेवलप करी कि इसका जो खर्चा होना चाहिए ना, वो 30 लाख से लेकर 32 लाख होना चाहिए. आप ये मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों फिगर को. अगर खर्चा इस रेंज में बैठ रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी. नीचे जाके इसने एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि खर्चा कितना है, मुझे याद नहीं है. जो भी मल्टीप्लाई करके अगर फिगर इस रेंज में आ रही है ना, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन में फॉल कर रही है, तो हम ऐसे नंबर 520 में पढ़ते हैं कि इस रेंज में आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन के विद इन आ रहा है, तो नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. इसके साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वेरिएबिलिटी थी, तो उन्होंने क्या किया? स्ट्रैटिफिकेशन कर दी. पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी थी, तो उन्होंने बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में बांट दिया. हर एक ग्रुप को कहते हो हर एक ग्रुप को कहते हो स्टार्टअप, और इस प्रोसेस को आप कहते हो स्ट्रैटिफिकेशन. जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग नेचर के थे, तो इन्होंने सब ग्रुप बना दिए. एक ग्रुप इन्होंने बना दिया फ्रेट एक्सपेंस का, एक ग्रुप इन्होंने बना दिया लोडिंग चार्जेस का, एक ग्रुप इन्होंने बना दिया शिपिंग चार्जेस का, पैकेजिंग etc. बेटा ये हो गए इनके ग्रुप, और हर एक ग्रुप को बोला जाएगा स्टार्टअप. तो एक स्टार्टअप, दो स्टार्टअप, तीसरा स्टार्टअप, चौथा स्टार्टअप, ऐसे 5 स्टार्टअप इन्होंने बना दिए. अब आप क्या करोगे? हर एक ग्रुप में से सैंपल उठाओगे फॉर द टेस्टिंग. तो इन्होंने क्या किया? पहले ग्रुप में से टोटल नंबर ऑफ सैंपल उठाए 10, और ये 10 सैंपल कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे? 1 लाख रुपए. और टोटल ग्रुप की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए की. और जब आपने 10 की टेस्टिंग करी तो आपको गलती कितने अमाउंट की मिली? 25,000 रुपए की. तो आपने टेस्टिंग कितने अमाउंट की करी है? 1 लाख रुपए की, और गलती आपको कितने की मिल रही है? 25,000 रुपए की. कंफर्ट आप कितने के ऊपर ले रहे हो? 5 लाख रुपए के ऊपर. आर यू गेटिंग में? यही सैंपलिंग होती है, आपने पढ़ा होगा 530 के अंदर. फिर ऐसे ही आपने अगले ग्रुप में किया, 15 लोडिंग चार्जेस के कोई भी इनवॉइसेस उठाए होंगे, उनकी टेस्टिंग करी, और उसमें गलती कितने में भी नहीं मिली. 10 की टेस्टिंग करी, कहीं गलती नहीं मिली. अगले में 5 की टेस्टिंग मिली करी, 3,000 रुपए की गलती आपको मिली. 10 की टेस्टिंग करी, 8,000 की गलती मिली, ऐसे. और ऑडिटर ने फिर लास्ट में इसकी प्रोजेक्शन कर दी ऑन द एंटायर पॉपुलेशन. हम यही तो करते हैं, सैंपल का जो रिजल्ट होता है उसकी प्रोजेक्शन एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं टू कलेक्ट द एविडेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन. बट यहाँ पे गलती इनसे क्या होगी? जिस तरीके से प्रोजेक्शन करी वो गलत है. मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि देखो मुझे ना टोटल गलती मिली है 36,000 रुपए की. कब? जब मैंने आइटम जो टेस्ट करे उनका अमाउंट था 8,10,000 रुपए का.
अगर मैं टोटल पॉपुलेशन जिसके अंदर टोटल खर्चा कितने अमाउंट का आ रहा है 38 लाख रुपए का, अगर मैं इनकी टेस्टिंग करता तो मुझे कितने की गलती मिलती, कहता है 1,68,889। ये प्रोजेक्शन गलत है। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं 530 के अंदर कि जब आप स्टार्टिफिकेशन को यूज करते हो, तो उस गिवन सिनेरियो के अंदर बेटा प्रोजेक्शन आप स्टार्टम वाइज करते हो, क्योंकि आप हर एक स्टार्टम को, हर एक ग्रुप को एक अलग से पॉपुलेशन मानते हो और फिर उसका एग्रीगेट करके आप पता लगाते हो कि भाई प्रोजेक्शन एंटायर पॉपुलेशन पे कैसे होनी चाहिए। मैं आपको करके बताती हूँ बेसिकली कैसे। देखो, ये आपका पहला ग्रुप था ना, आप इसको अलग से एक पॉपुलेशन मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 25,000 रुपए की गलती मिली जब मैंने 1 लाख की टेस्टिंग करी। अगर मैं 5 लाख की टेस्टिंग करता तो मुझे कितने की गलती मिलती? आप एक अमाउंट यहाँ पे निकालो, मान लेते R1। ऐसे ही दूसरा आप निकाल लोगे कि मुझे 0 की गलती मिली जब मैंने 80,000 की टेस्टिंग करी। तो अगर मैं 4 लाख की गलती करता तो कितने की गलती मिलती? बेटा 0 ही आएगा ना। ऐसे ही अगले का भी 0 आएगा। फिर आप अगले का निकाल लो कि मुझे 3,000 की गलती मिली जब मैंने 2,40,000 की टेस्टिंग करी। अगर मैं 8 लाख की टेस्टिंग करता तो कितना बनता? मान लेते हैं R2। सो बेसिकली जब आप ऐसे टोटल कर लोगे, जो फिगर आएगी वो आपका एंटायर अमाउंट आना चाहिए, प्रोजेक्टेड अमाउंट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। ये आप गलत कर रहे हो, ये प्रोजेक्शन करने का मेथड गलत है। आर यू गेटिंग मी? अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट, मैनेजमेंट ने अलाउ किया है ऑडिटर को कि तू जा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर ले। हाउएवर मैनेजमेंट डिड नॉट अलाउ ऑडिट टीम टू परफॉर्म एनी अदर प्रोसीजर ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट। कहते तू जब हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे तो वहां पे खड़ा हो जाए ना, लेकिन खुद से टेस्ट काउंट तू नहीं परफॉर्म कर सकता। When inquired from the management regarding the denial from performing the additional procedure along with attending the inventory count, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा ऐसा क्यों? मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि देखो जो इन्वेंट्री है ना वो बहुत ही डेंजरस इन्वेंट्री है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। वो सब तो ठीक है, मैनेजमेंट उसको कोई और काम करने भी नहीं दे रही है। मतलब बेटा मैनेजमेंट कैन नॉट अलाउ द ऑडिटर टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ये होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट इज नॉट अलाउिंग द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑल्सो। मतलब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अटेंड कर रहे हो वो ठीक है, वहां पे जाके जो आप टेस्ट काउंट करना चाह रहे थे ना ऊपर प्लानिंग के टाइम पे, आप वो नहीं कर पाओगे। तो फिर ऑडिटर को इन्वेंट्री के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए कुछ तो और काम करना पड़ेगा ना, तो वो काम भी मैनेजमेंट उसको करने नहीं दे रही है। आपको समझ में आ रहा है? सो अगर आप ये प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे। कैसे मॉडिफाई करोगे? एज पर एसए नंबर 705, या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे या आप डिस्क्लेमर इशू करोगे। आपने ऊपर क्वेश्चन समझ लिए, बेस्ड अपॉन दिस सिनेरियो क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना। यही लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऑडिटर ना अपनी रिपोर्ट के अंदर यूजर की अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है कि आपकी एंटिटी की पोजीशन देखो ऐसी हो रखी है, कैश लॉसेस हो रही है ना, मतलब बेसिकली टुवर्ड्स द इवेंट और कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही है एंटिटी के अंदर, जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है, which is casting a significant doubt over the ability of your entity to continue as a going concern in the future. ऑडिटर यूजर की अटेंशन उसके टुवर्ड्स ड्रॉ करना चाहता है, और ये एक ऐसा इवेंट और कंडीशन है कि मैनेजमेंट ने जिसका डिस्क्लोजर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिया है। तो बेटा अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो बात सीधी सी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। हम इसको ऐसे नंबर 570 में पढ़ते हैं कि ऑडिटर या तो क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा या तो एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा, और जब वो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ डालेगा वहां पे इस मैटर के बारे में बता दे। लेकिन अगर डिस्क्लोजर दिए होते तो वो फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन देके ईओएम पैराग्राफ डाल सकता था। आर यू गेटिंग? बट डिस्क्लोजर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा, क्या उसको काम डालना चाहिए? नहीं। कहता है कि ऑडिटर का तो कोई लेना देना नहीं इससे, ऐसा नहीं है। ऑडिटर इन अ सिचुएशन जहां पे मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिए मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर, इन दैट सिचुएशन ऑडिटर इशू करेगा या तो एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड अपनी रिपोर्ट में इस फैक्ट को मेंशन करेगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन सेक्शन के अंदर कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से मैं अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा अगला क्वेश्चन ये है, करंट सिनेरियो आपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऊपर देखा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एज पर एसए नंबर 610 आप ये बताओ बिफोर टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन
एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना चाहिए। तो हम एक प्रोविजन पढ़ते हैं ऐसे नंबर 610 के अंदर कि जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डायरेक्ट असिस्टेंस लूंगा ही लूंगा, क्योंकि आपने सबसे पहले इवेलुएट कर ली थी वो सारी चीजें जो ऐसे नंबर 610 आपको इवेलुएट करने के लिए बोल रहा था। उसके बाद आपको दो एग्रीमेंट लेने हैं, एक एग्रीमेंट आप मैनेजमेंट से ले लो, एक एग्रीमेंट आप ऑडिटर से ले लो। एग्रीमेंट आप मैनेजमेंट से किस चीज को लेकर लोगे कि भले ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये यहाँ पे आपके लोग काम करें, लेकिन जब ये मेरे लिए काम करेंगे इनको डायरेक्शन मैं दूंगा, आप इनके काम में बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। दूसरा एग्रीमेंट आप लो इंटरनल ऑडिट फंक्शन से कि आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर आपको मिलेंगे तो आपको उनको कॉन्फिडेंशियल ही रखना पड़ेगा। सो इन दो मैटर्स को लेकर ऑडिटर को क्या लेनी बेटा, एग्रीमेंट लेने हैं। पहले पॉइंट के अंदर एग्रीमेंट वो ले रहा है मैनेजमेंट से जो मैंने आपको बताया, दूसरे पॉइंट के अंदर वो एग्रीमेंट ले रहा है इंटरनल ऑडिट टीम से। तो दोनों ही प्रोविजन 610 में कवर है, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा सी। चलो 18th क्वेश्चन क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन लगी ना, अब सिचुएशन ने लिमिटेशन लगा दी ना, क्या आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते जाके, और आप मैनेजमेंट के लिए एडिशनल प्रोसीजर भी आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, फिर तो आपको एविडेंसेस मिलेंगे ही नहीं, फिर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो कहता है इफ द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू द मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन, जो बेसिकली यहाँ पे इन्वेंट्री है, ऑडिटर शैल नॉट अटेम्प्ट टू कलेक्ट द फर्दर एविडेंस। अरे करेगा वो यार, वो कोई और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आपको वहां से भी एविडेंस नहीं मिल रहे तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करो। इन दैट सिचुएशन या तो आप एक्सप्रेस करो क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन। 18 का आंसर बी बनेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दी है और जो अब बोला वो यहीं पे लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। अच्छा 19th क्वेश्चन भी ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। इट सेज बेस्ड अपॉन द रिकैलकुलेशन ऑडिट प्रोसीजर, जो मैंने आपको बताया आप रिकैलकुलेशन करके देख लेना। जो अमाउंट आ रहा है ना ऑडिटर का कि पेरोल कॉस्ट होनी चाहिए 30,75,000 रुपए की, और उसने जो एक्सपेक्टेशन डेवलप करी थी 30 लाख से लेकर 32 लाख, उसी रेंज में फॉल करी है ना बेटा ये, तो उसको कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस आइडेंटिफाइड बिटवीन द पेरोल कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअल में क्या आ रहा है बेटा आपका 30,75,000 रुपए, मैनेजमेंट कितना दिखा रही है 30 लाख रुपए। तो कहता है थ्रू सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड एक्सपेक्टेशन डेवलप्ड इज मटेरियल बेस्ड अपॉन द मटेरियलिटी फिक्स्ड बाय द ऑडिटर, सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। नो, उस रेंज में फॉल कर रहा है ना ये एक्चुअल जो आपका अमाउंट आया, जो आपने डेवलप करी थी कि इतना होना चाहिए, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। Amount derived from the substantive analytical procedure is not in concurrence with the total amount of the payroll cost. Hence, audit team should investigate further. जहाँ पे लिखा हुआ है investigate further, उसको काट दो आप। Total payroll cost arrived is well within the expectation developed, and difference between the amount recorded and amount derived through SAP is not material. Hence, it does not require further investigation. So बेटा आप यहाँ पे आंसर लिखोगे 19th का आंसर would be C. Yes, C. ठीक है। सो अगला आप पढ़ लेना, ये भी गलत नहीं लिखा होगा। चलो आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको रीजन प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बेस्ड अपॉन द अबव आउटकम ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं आपको बता चुकी प्रोजेक्शन इन्होंने गलत करी, और मैंने आपको ये भी कैलकुलेट करके बताया कि सही प्रोजेक्शन कैसे होती। कहता है बेस्ड अपॉन द अबव आउटकम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस टेस्टिंग द ऑडिट टीम डिसाइडेड टू प्रोजेक्ट द टोटल मिस स्टेटमेंट ऑन द इंटायर बैलेंस इंटायर पॉपुलेशन कंसिडर्ड फॉर द टेस्टिंग एज पर द कैलकुलेशन। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी, ये गलत है। आप खुद की प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का अमाउंट निकाल सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको मेथड बताया। आप एनालाइज करो क्या इंगेजमेंट टीम ने सही काम किया है प्रोजेक्शन करते हुए, आंसर इज नो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कैलकुलेटेड इज एप्रोप्रिएट, काट दो, ये गलत है प्रोजेक्शन। When a class of transaction or account balance have been divided into strata, basically stratum होना चाहिए जब आपने population को different ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, then miss statement is required to be projected for each stratum। वही तो बोला मैंने, ऊपर स्टार्टा कह रहे हैं, स्टार्टम होना चाहिए। सो आपने जब स्टार्टम में डिवाइड करते हैं तो प्रोजेक्शन भी आप स्टार्टम वाइज करोगे। हेंस ऑडिट टीम अप्रोच इज इनकरेक्ट, गलत है उनका अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आप गलत वे से प्रोजेक्शन कर रहे हो। ऑडिट टीम शुड recalculate the projected misstatement, yes, and then they should consider its impact on overall audit opinion based upon materiality। आप ऐड करो, अगर मटेरियलिटी लेवल के ऊपर फॉल करते हैं तो ओपिनियन अफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो ये आंसर बनेगा आपका बी। सो ये आपकी लास्ट डिस्कशन थी बेटा नवंबर 2022 की एमटीपी की। अच्छा क्वेश्चन है। ओके अब एमटीपी जो सीरीज 2 है मैं बड़ी कोशिश करूंगी उसको लेकर आने की। ओके अगर मैं लेकर आ पाती हूँ क्योंकि टाइम अभी काफी कम रह गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर मैं लेकर आ पा रही हूँ तो आप अपने एंड पे उनको कवर करने की कोशिश करना।
5 अटेम्प्ट भी आप टेकअप कर रहे हो ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट रीजन इसकी। उससे पीछे आप जितना जाते जाते हो ना, ईजी होती जाती चीजें। आप एमटीपी की अगर आप डिस्कशन देखोगे ना, और रेपिटेशन होती जाती है, और सिलेबस क्योंकि काफी पुराना हो चुका है तो बहुत सारी चीजें सिलेबस से बाहर निकल चुकी हैं। सो इस वजह से मैंने 5 टेकअप कर यहाँ पे किए इंस्टेड ऑफ 10। जैसे आरटीपी में 10 करी थी ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 टेकअप करी, क्योंकि आरटीपी की केस स्टडी थोड़ी सी मुश्किल होती है और नहीं आती है, और एमटीपी में क्या होता है, रेपिटेशन हो जाती है, इस वजह से। समझ में आ रहा है? आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगी होगी। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि चैनल पे जो भी वीडियो आए वो एजुकेशनल वाइज बहुत यूजफुल होनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ईच ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, एवरीथिंग मैटर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जब भी जिस भी टाइम जिस भी अटेम्प्ट में आप इस वीडियो को देखो। बाय बाय।